हाय हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतीक एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल बाय प्रतीक। तो आज का जो भी हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा इट विल बी बेस्ड ऑन द मॉड्यूल नंबर 1 सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। और पिछला वाला जो भी वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा था यूनिएक्सियल स्ट्रेस के बारे में, फिर जाके हमने देखा था 3D स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स के बारे में, फिर हमने देखा था प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन के बारे में, एंड लेटर ऑन हमने लास्ट वाला कॉन्सेप्ट देखा था जनरलाइज्ड हुक्स लॉ के बारे में। एंड फिर से we deal with the n number of numericals based on those concepts। तो चलो आज का वीडियो लेक्चर हम देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो ये जो भी हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर रहेगा ऑफ मॉड्यूल नंबर 1। फाइन, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले विल बी डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मटेरियल। ठीक, तो देखो सबसे पहले वाला मटेरियल जो भी हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा बेटा? अपना होमोजेनियस मटेरियल रहेगा। फाइन, होमोजेनियस मटेरियल। तो इसको मैं सबसे पहले डिफाइन कर लेता हूँ एंड फिर जाके देख लेते हैं कि एक्चुअली होमोजेनियस मटेरियल होता क्या है। फाइन, तो देखो इट विल हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज, या फिर आप बोल सकते हो कॉन्स्टेंट्स एट एनी पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन। इन अ गिवन डायरेक्शन। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मेरे पास ऐसा मटेरियल होगा बेटा, चलो, और इस मटेरियल में मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर जाऊंगा तो उस पॉइंट से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने को प्रॉपर्टी क्या देखने को मिलेगा बेटा? सेम ही देखने को मिलेगा। देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर जाऊं और इस डायरेक्शन में देखूं तो मेरे को प्रॉपर्टी कौन सा देखने को मिलेगा? E1। फिर से मैं अगर इस पॉइंट के ऊपर जाऊं इस डायरेक्शन में मेरे को प्रॉपर्टी कौन सा देखने को मिलेगा? E1। फिर से अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर जाऊं और फिर एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में देखूं तो मेरे को प्रॉपर्टी कौन सा देखने को मिलेगा? E1 देखने को मिलेगा। फाइन, या फिर आप बोल सकते हो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं बेटा और यहाँ पे मेरे को E2 देखने को मिल रहा है तो इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में भी मेरे को कौन सा प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा? E2। फाइन, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर जाऊँ और इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाऊँ तो मुझे कौन सा प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा बेटा? E2 देखने को मिलेगा। या फिर आप देख सकते हो इधर जाऊंगा तो E3। चलो, फिर यहाँ पे देखो E3, यहाँ पे जाऊंगा तो कौन सा? E4। फिर यहाँ पे जाऊंगा, अगर मैं इसी डायरेक्शन में जाऊंगा E3 देखने को मिलेगा, इसी डायरेक्शन में आ जाऊंगा तो E4 देखने को मिलेगा। सॉरी, पार्डन मी फॉर दिस मिस्टेक। चलो, कहाँ पे लिखा है मैंने यार? यहाँ पे ना, तो ये देखो E4। फिर यहाँ पे तक देखो इसी डायरेक्शन में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को E3 देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी E4 देखने को मिलेगा। तो ये कहना क्या जाता है कि अगर आप कौन से भी पॉइंट के ऊपर जाओगे तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको सेम ही प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। उस मटेरियल को मैं क्या बोल लेता हूँ बेटा? होमोजेनियस मटेरियल बोल लेता हूँ। इसका मतलब क्या है? हियर मटेरियल प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट्स। बराबर, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट्स। ये रहता है कौन सा मटेरियल बेटा? अपना होमोजेनस मटेरियल रहता है। तो सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला रहता है अपना कौन सा? यहाँ पे लिख लूँ, सेकंड वाला रहता है अपना आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो नाम में है आइसोट्रोपिक क्या मटेरियल? तो आइसो मतलब क्या? सेम ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मैं कैसे डिफाइन कर लेता हूँ? इट विल हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज, या फिर बोल सकते हो आप क्या? कॉन्स्टेंट्स। अभी यहाँ पे देखो, इन ऑल डायरेक्शंस एट अ गिवन पॉइंट। चलो फाइन, तो ये क्या बोल रहा है देखो यार, बहुत ध्यान से देखो। तो अगर ये मेरे पास फिर से जाके देखो ये मटेरियल है और मैं अगर इस पॉइंट के ऊपर देखूं तो इस पॉइंट से हर एक डायरेक्शन में अपना जो भी प्रॉपर्टी रहेगा बेटा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर इधर E1 है तो इधर भी E1 रहेगा, अगर इधर E1 है तो इधर भी क्या रहेगा? E1। और फिर यहाँ पे देखो हर एक डायरेक्शन में क्या रहेगा? अपना E1 रहेगा। अगर मैं फिर से एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जाऊँ और यहाँ पे मेरे को प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा है E2, तो यहाँ पे देखो इसी डायरेक्शन में, सब डायरेक्शन में मेरे को यही प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा E2। फिर यहाँ पे देखो E2 देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे देखो E2 देखने को मिलेगा। चलो फाइन, तो यहाँ पे मैं देखो मैं क्या बोल सकता हूँ? हियर यहाँ पे देखो, हियर द मटेरियल प्रॉपर्टी इज
अभी किसके इंडिपेंडेंस ऑफ क्या हो जाएगा, मटेरियल प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, डायरेक्शंस ना, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। फाइन। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इसमें और इसमें फर्क क्या रहता है, यहाँ पे देखो कौन से भी पॉइंट के ऊपर मैं जाऊंगा तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हर एक पॉइंट के ऊपर मुझे क्या देखने को मिलेगा, सेम ही प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो जो भी तुम्हारा मटेरियल प्रॉपर्टी रहेगा इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे देखो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हो एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, हर एक डायरेक्शन में अपना जो भी मटेरियल का प्रॉपर्टी रहेगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूं जो भी तुम्हारा मटेरियल प्रॉपर्टी रहेगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ना। चलो फाइन। नेक्स्ट पॉइंट वेरीफाइड। यहाँ पे देखो थर्ड वाला रहता है अपना कौन सा, एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। चलो कौन सा रहता है बेटा अपना, एनिसोट्रॉपिक ना। तो इट इज अपोजिट ऑफ दिस ओनली, आइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। चलो फाइन। तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर लेता हूँ, बहुत ध्यान से देखो। इट विल हैव different properties, it will have different elastic properties, it will have different elastic properties, elastic properties। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, constants in all directions, in all directions at a given point, at a given point। चलो फाइन। तो यहाँ पे देखो अगर मेरे पास ये बॉडी है बेटा, या फिर बोल सकते हो ऐसा एक मटेरियल है मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जाऊँ तो इस डायरेक्शन में अगर E1 होगा बेटा तो इस डायरेक्शन में मेरे को क्या देखने को मिलेगा, E2। इस डायरेक्शन में मेरे को क्या देखने को मिलेगा, E3। इस डायरेक्शन में मेरे को क्या देखने को मिलेगा, E4 देखने को मिलेगा। फाइन। सो दिस माइट बी क्रिस्टल क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर जाऊँ, इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, अगर यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी अगर G1 रहेगा तो इस डायरेक्शन में G1 नहीं रहेगा, कौन सा रहेगा बेटा अपना, G2 रहेगा। इस डायरेक्शन में क्या रहेगा, G3 रहेगा। और फिर इस डायरेक्शन में क्या रहेगा बेटा अपना, चलो यहाँ पे दिखा दूँ ठीक से, कौन सा रहेगा, दूसरे डायरेक्शन में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये इधर क्या रहेगा अपना, G4 रहेगा। चलो फाइन। तो ये इसका अपोजिट है। फाइन। ये जो भी एनिसोट्रॉपिक मटेरियल है इसका क्या है बेटा, अपोजिट है। फाइन। तो यहाँ पे देखो ना हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है अपना, एट ए स्पेसिफिक पॉइंट सेम है। लेकिन यहाँ पे देखो हर एक डायरेक्शन में अपना जो भी प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा, डिफरेंट है ना, एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। फाइन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो हमारा कौन सा रह जाएगा, अभी तो एनिसोट्रॉपिक हुआ ना, तो लास्ट वाला देखो कौन सा रहता है अपना, ऑर्थोट्रॉपिक रहता है। फाइन। चलो तो इसको देखो कैसे डिफाइन कर लेता हूं मैं, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल ना। चलो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो इट विल हैव थ्री डिफरेंट मटेरियल प्रॉपर्टीज, या फिर आप बोल सकते हो कॉन्स्टेंट्स, at any point, at any point in three mutually perpendicular directions, in three mutually perpendicular directions। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत इजी, कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर ये मेरे पास मटेरियल बेटा ऐसा, फाइन, ठीक है, तो मैं कौन से भी पॉइंट के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट है। फाइन। चलो तो ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अपने को एक पॉइंट के ऊपर तीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा, ये E1, और फिर ये देखो ये वाला E2, और फिर यहाँ पे देखो ये वाला कौन सा, E3। फाइन। और ये तीनों एक दूसरे को क्या रहना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहना चाहिए। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोल लेते हैं, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल बोल लेते हैं। या फिर यहाँ पे अगर जाओगे इस पॉइंट के ऊपर तो यहाँ से अगर यहाँ पे अपने को G1 देखने को मिल रहा है, सो ये अपना क्या है G2, और फिर ये अपना क्या रहेगा बेटा, G3 रहेगा। और तीनों एक दूसरे के लिए क्या रहना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहना चाहिए। उसी मटेरियल को मैं क्या बोल लेता हूँ बेटा, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल बोल लेता हूँ। फाइन। सो सब कुछ आपको मैंने बता दिया है, तो इसमें बाय हार्ट करने की कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ ये पॉइंट्स भी अगर आप अपने याद रख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये अगर याद रख ले, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट, मतलब कि कौन से भी पॉइंट के ऊपर जाओ
कौन से भी पॉइंट के ऊपर जाओ तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने को सेम प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। फाइन, फिर यहाँ पे देखो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट डायरेक्शन ना, तो इसका मतलब हर एक डायरेक्शन में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट तो वहां पे अपने को जो भी अपने प्रॉपर्टीज रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे हर एक डायरेक्शन में। फाइन, तो यहाँ पे देखो ये तो इसका ऑपोजिट होता है, तो इसमें तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद में क्या रखो एनिसोट्रोपिक मटेरियल मतलब क्या, इट इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट आइसोट्रोपिक मटेरियल। और यहाँ पे देखो अपने को तीन मटेरियल का प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा कौन से भी पॉइंट के ऊपर, और वो तीनों मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या रहना चाहिए बेटा, दे शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। फाइन, सो दिस माइट बी क्रिस्टल क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाय हार्ट कर लेते, तो बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट याद रख लिया तो खत्म। तो इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट मतलब क्या रहता है बेटा, अपना कौन से भी पॉइंट के ऊपर जाओ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने को जो भी मटेरियल प्रॉपर्टी रहेगा वो सेम रहेगा। और इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शंस मतलब हर एक डायरेक्शन में मटेरियल प्रॉपर्टी क्या रहेगा, सेम। और ये बाकी दोनों तो आप याद रख ही सकते हो, बहुत ईजी है ना। आज आवाज ठीक नहीं है मेरा, लेकिन चलो फिर भी मन कर रहा था कि बनाओ यार, क्योंकि गैप बहुत पड़ रहा है ना, तो ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट्स यार पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ठीक है यार, आई विल बी रिकॉर्डिंग अ वीडियो, ठीक है। और फिर जाके हम ये पूरा का पूरा जो भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है ये हम खत्म ही करेंगे। फाइन, चलो। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी लेता हूँ ना मैं, तो वीडियो का लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल ही है। जितने n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे उतना आपका रैंक अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे रेफर। अभी यहाँ पे देखो विल बी डीलिंग विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस को मैं सिग्मा से दिखा देता हूँ ना, और स्ट्रेन को मैं एप्सिलॉन से। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मेरे पास एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन या फिर बार है और इसके ऊपर अगर मैं लोडिंग लगाऊंगा तो इस लोड की वजह से एक अपने को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करना पड़ता है। तो वो कैसा रहता है देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो भी है बेटा मेरा, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो ये जो भी वाई एक्सिस है इसके ऊपर मैं क्या रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, स्ट्रेस, जिसको मैं सिग्मा से डिनोट कर लेता हूँ। और ये इसको मैं किस में मेजर करूंगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। और ये जो भी तुम्हारा एक्स एक्सिस है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, अपना स्ट्रेन रिप्रेजेंट करेगा। फाइन, तो यहाँ पे देखो जनरली अपना कर्व कैसे आता है, यहाँ पे देखो ये ऐसा गया और फिर ये ऐसा जाके ऐसा जाता है। फाइन, चलो फाइन, ठीक से दिखा देता हूँ थोड़ा सा। फाइन, तो ये ऐसा जाता है, चलेगा ना, थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो ये ऐसे जाता है। फाइन, तो चलो, तो अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूं तो हम क्या करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे। फाइन, अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूं तो यहाँ पे देखो फिर से देखो ये वाला जो भी रहेगा बेटा तुम्हारा, ये वाला वाई एक्सिस, इसके ऊपर फिर से मैं क्या रिप्रेजेंट कर लेता हूँ अपना स्ट्रेस। और ये जो भी तुम्हारा एक्स एक्सिस है इसके ऊपर मैं क्या रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, स्ट्रेन। फिर जाके देखो अगर मैं इसको ऐसे एनालिस करूँ, देखो बहुत ध्यान से देखो, हाँ ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो ये जो भी पॉइंट रहता है बेटा अपना, ये वाला पॉइंट को मैं क्या बोल लेता हूँ, ए पॉइंट। फिर यहाँ पे देखो इस पॉइंट को मैं बी बोल लेता हूँ। फिर यहाँ पे देखो इस पॉइंट को सी, और फिर यहाँ पे देखो इस पॉइंट को मैं क्या बोल लेता हूँ, डी बोल लेता हूँ। तो ये जो भी तुम्हारा ए पॉइंट रहता है, मैग्नीफाई किया मैंने इसको, तो ये जो भी तुम्हारा ए पॉइंट रहता है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ईजी, कुछ नहीं। तो इसके बारे में तो मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में ही बताया था। फाइन, तो यहाँ पे देखो ये जो भी तुम्हारा ए पॉइंट रहता है ये क्या रहता है बेटा, अपना प्रोपोर्शनल लिमिट रहता है। फाइन, प्रोपोर्शनल लिमिट रहता है। चलो, फिर जाके देखो मैंने आपको पहले ही वीडियो लेक्चर में बताया था, टिल ए पॉइंट हुक्स लॉ इज वैलिड ना, टिल ए पॉइंट हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ इज क्या, वैलिड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो भी अपना स्ट्रेस रहेगा बेटा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है बेटा, स्ट्रेन रहता है। फाइन, तो अगर मेरे को ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाना होगा तो वहां पे मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई, और ये क्या रहता है अपना एप्सिलॉन। तो ये जो भी ई रहता है ये क्या रहता है अपना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ हुक्स लॉ, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हो। फाइन, और फिर जाके मैं क्या करता था,
इस यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कैसे लिखता था, यहाँ पे देखो ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन नीचे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, और फिर ये जो भी ई था हम इसको किस में मेजर करते थे या फिर किस में कैलकुलेट करते थे, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कैलकुलेट करते थे। फाइन, फिर जाके देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो ये जो भी तुम्हारा बी पॉइंट है ना, इसको मैं क्या बोल लेता हूँ, इलास्टिक लिमिट बोल लेता हूँ। क्या बोल लेता हूँ, इलास्टिक लिमिट। तो इसका मतलब मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, एक जो भी अपना मटेरियल का प्रॉपर्टी रहता है इलास्टिसिटी, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फाइन, तो यहाँ पे देखो, सो नाउ आई विल बी डीलिंग विद द पैरामीटर इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी सबको पता है यार, इलास्टिसिटी सबको पता है। तो इलास्टिसिटी हमारा क्या रहता है बेटा, जब हम अनलोडिंग कर लेते हैं या फिर जो भी अपना एक्सटर्नल लोड रहता है उसको हम जब भी निकाल लेते हैं, तो उस केस में जो भी हमारा मटेरियल है बेटा वो क्या होता है, रिगेन कर लेता है उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज, या फिर आप बोल सकते हो जितना डिफॉर्मेशन हुआ है विद इन द इलास्टिक लिमिट, वो डिफॉर्मेशन क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, property of material to recover deformation, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, और बोल सकते हो regain its shape and what size after removal of लोड, या फिर बोल सकते हो और आफ्टर अनलोडिंग। ठीक है, और आफ्टर अनलोडिंग। ठीक है, चलो फाइन। तो ये अपना क्या रहेगा बेटा, इलास्टिसिटी का डेफिनेशन रहेगा। फाइन, चलो नेक्स्ट पॉइंट रेफर, यहाँ पे देखो, फिर जाके देखो यहाँ पे समझने वाली चीज है, टिल ए मैं क्या बोले, तो देखो टिल ए जो भी रहता है बेटा अपना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टिल ए जो भी हमारा रहता है ए पॉइंट तक हुक्स लॉ वैलिड रहता है, ये तो हमें पता है, हुक्स लॉ इज वैलिड। इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से देखो इस ओरिजिन से अगर मैं यहाँ तक जाऊँ तो मेरे को क्या दिख रहा है, लीनियरिटी दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ उस कर्व में जो भी तुम्हारा कर्व है ये क्या है बेटा, लीनियरली इलास्टिक है ना। चलो लीनियरली क्या है तुम्हारा, इलास्टिक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ए टू बी, तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट के बाद अपना नॉन लीनियरिटी स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे लीनियरिटी क्या हो रहा है बेटा, अपना कट हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर ये लीनियरली इलास्टिक है तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी स्ट्रेस रहेगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है बेटा, स्ट्रेन रहता है। लेकिन यहाँ पे देखो जो भी तुम्हारा कर्व है बेटा, जो भी तुम्हारा कर्व है वो क्या है तुम्हारा, नॉन लीनियरली क्या है बेटा, इलास्टिक है। ठीक है, नॉन लीनियरली इलास्टिक। इसका मतलब जो भी तुम्हारा, यहाँ पे देखो यार बहुत बच्चे यहाँ पे ऑप्शन गलत टिक करके आते हैं। तो जो भी तुम्हारा स्ट्रेस रहता है, और हम बोलते हैं ना स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यहाँ पे वैलिड नहीं रहता वो। ठीक है, ठीक है फाइन, चलो सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। तो देखो टिल ए पॉइंट अगर हम देखेंगे तो तुम्हारा कर्व क्या रहता है, लीनियरली इलास्टिक रहता है। इसका मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन आप जब ए टू बी देख लेते हो तो यहाँ पे देखो ना, अपना यहाँ से हमारा नॉन लीनियरिटी स्टार्ट हो गया, मतलब कि लीनियरिटी ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब कर्व क्या हो गया, नॉन लीनियरली इलास्टिक हो गया, और वहां पे स्ट्रेस विल बी नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फाइन, तो ये वैलिड, और ये जो भी स्टेटमेंट मैंने लिखा है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये वैलिड नहीं रहता वहां पे। फाइन, तो इसका मतलब है स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फाइन, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे रेफर। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा कौन सा, यील्डिंग। फिर जाके हम सी और डी के बारे में बात करेंगे। चलो यील्डिंग, चलो इसको मैं पहले डिफाइन कैसे कर लेता हूं। देखो यील्डिंग मतलब क्या, अपना लार्ज डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस, अंडर व्हाट, कांस्टेंट स्ट्रेस विदाउट फ्रैक्चर। तो ये फ्रैक्चर क्या है ये बाद में बता देता हूँ। ठीक है, विदाउट, सॉरी यार विद लिख लिया क्या, विदाउट फ्रैक्चर। तो यहाँ पे देखो यील्डिंग मतलब क्या अपना, चलो जो भी तुम्हारा मटेरियल है उसमें अपने को लार्ज डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस विदाउट क्या, फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर मतलब क्या, जिस पॉइंट पे हमारा मटेरियल फेल हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। फाइन, तो एक मटेरियल में अपने को लार्ज डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस विदाउट फ्रैक्चर, उसको मैं क्या बोल देता हूँ बेटा, यील्डिंग बोल देता हूँ। फिर जाके देखो नेक्स्ट टर्म आता है हमारा कौन सा, डक्टिलिटी। फिर जाके देखो कौन सा टर्म आता है हमारा, डक्टिलिटी। तो ये इट इज नथिंग बट व्हाट, एबिलिटी टू यील्ड, खत्म। इट इज नथिंग बट व्हाट, एबिलिटी टू यील्ड। फाइन, तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर लेता हूँ, सेम
मटेरियल अंडरगोज large deformation large deformation under constant stress under constant stress without fracture without फ्रैक्चर। ठीक है, चलो, सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। अभी यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, या इस पॉइंट पे आ जाता हूँ। ये जो भी पॉइंट रहता है अपना, ये वाला सी और ये वाला डी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये सी एंड डी जो भी रहता है बेटा अपना, यहाँ पे इसको ये करके लिखता हूँ मैं, तभी जाके आपको, चलो, ये सी एंड डी रहेगा, इसको मैं क्या बोल लेता हूँ, इल्ड पॉइंट बोल लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं बहुत ही प्रिसाइजली देखूँ तो ये जो भी सी रहता है बेटा अपना, ये देखो ना, ये कौन सा रहता है, अपर इल्ड पॉइंट। तो मैंने बता दिया आपको, इल्डिंग मतलब क्या अपना, लार्ज डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस, बराबर, विदाउट फ्रैक्चर। तो देखो यहाँ पे देखो, ये जो भी सी पॉइंट रहेगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, अपर इल्ड पॉइंट ना, ऊपर दिख रहा है ना मेरे को, तो यहाँ पे देखो, इसको क्या बोलूंगा मैं, अपर इल्ड पॉइंट। और फिर जाके देखो, ये जो भी अपना डी पॉइंट रहेगा, इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, लोअर इल्ड पॉइंट। तो देखो यहाँ पे इल्ड पॉइंट मतलब क्या, इल्ड पॉइंट मतलब क्या, द पॉइंट फ्रॉम वेयर इल्डिंग स्टार्ट्स, उसको मैं बोल लेता हूँ, फाइन। चलो, इसको मैं क्या बोल लेता हूँ, इल्ड पॉइंट। तो इल्ड पॉइंट को कैसे डिफाइन कर लेता हूँ, तो पॉइंट एट विच, या फिर बोल सकते हो तो पॉइंट फ्रॉम विच इल्डिंग स्टार्ट, पॉइंट एट विच इल्डिंग स्टार्ट। और इल्डिंग तो मैंने आपको डिफाइन किया है, मतलब कि क्या होता है, डिफॉर्मेशन आना चालू होता है ना, द पॉइंट एट विच इल्डिंग स्टार्ट्स। चलो, बिल्डिंग का मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, फाइन। चलो, सो दिस माइट बी क्रिस्टल क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। फिर जाके देखो, फिर हम क्या कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखो यार, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, अभी ये रफ कर लेता हूँ। तो देखो, अगर आपने एक बार भी देख लिया ना, ये समझ समझ में आया होगा आपको, तो डायरेक्टली आप ऑप्शन चूज करते हो, चूज कर सकते हो इजीली, इजीली, फाइन। तो इसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, 4-5 मिनट में इसका रिवीजन होना चाहिए ना। तो इसको पढ़ाने के लिए 2 घंटा लगेगा, मतलब कि अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल्स। लेकिन आप रिवीजन करते समय इसको 2-3 मिनट ही दे दो, 3 मिनट, सिर्फ मेन मेन जो भी स्टेटमेंट्स है, वर्ड्स है, वो याद करो, फाइन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर फिर से देखो यार, ये अगर बेटा मेरा एक्स एक्सिस है, और फिर यहाँ पे देखो ये मेरा वाई एक्सिस है, मतलब कि इस ग्राफ का, सॉरी, तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस के ऊपर मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्ट्रेन, और वाई एक्सिस के ऊपर मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं आइडियलाइज कर्व के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे देखो ये ऐसा सीधा जाएगा, और फिर जाके देखो तुम्हारा स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएगा, और स्ट्रेन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फाइन। तो यहाँ पे देखो, इसी पॉइंट के ऊपर फिर से, इन केस ऑफ आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसी पॉइंट के ऊपर मेरे को क्या देखने को मिलेगा, यील्ड पॉइंट। ये बहुत नजदीक होते हैं सब पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ फिर से यहाँ पे देखो, मेरे को क्या देखने को मिलेगा, प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। और फिर जाके देखो, मेरे को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे इलास्टिक लिमिट भी, ठीक है। चलो, फाइन। फिर जाके देखो, ये जो भी अपना पॉइंट रहता है बेटा, ये कौन सा रहता है, यील्ड पॉइंट रहता है ना। फिर यहाँ पे देखो, इसको कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैं आऊंगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिलेगा, यील्ड स्ट्रेस। इसको मैं किसमें कैलकुलेट करूंगा, या फिर मेजर करूंगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और इस यील्ड स्ट्रेस को करस्पॉन्डिंग नीचे मेरे को क्या देखने को मिलेगा, यील्ड स्ट्रेन। और स्ट्रेन तो तुम्हारा पता है, आपको पता है, कितने तो सारे प्रॉब्लम्स लिए, यूनिटलेस क्वांटिटी, या फिर आप क्या बोल सकते हो, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, फाइन। चलो, फिर जाके देखो, यील्ड स्ट्रेस मतलब क्या तुम्हारा, सेम, द स्ट्रेस एट विच, द स्ट्रेस एट विच यील्डिंग स्टार्ट्स, द स्ट्रेस एट विच, स्ट्रेस एट विच यील्डिंग स्टार्ट्स। यील्डिंग क्या होता है तुम्हारा, स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट होता है, फाइन। चलो, फिर जाके देखो, फिर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखो, टिल ए हमारा क्या रहता है, कर्व इज व्हाट, लीनियर ना, टिल ए कर्व इज लीनियर, पिछले वाले ग्राफ में। फिर जाके देखो, जो भी तुम्हारा बी पॉइंट रहता है, वो क्या रहता है, इलास्टिक लिमिट वाला रहता है। इसका मतलब अगर आप देखोगे, तो मटेरियल एग्जिबिट्स, यहाँ पे लिखो टिल बी, मटेरियल एग्जिबिट्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज, या फिर बोल सकते हो मटेरियल एग्जिबिट्स इलास्टिसिटी, फाइन। फिर जाके देखो,
जो भी तुम्हारा सी एंड कौन सा था, डी ना। इसका मतलब यहाँ पे अगर आपने को क्या देखने को मिलता था, अपना यहाँ पे बिल्डिंग स्टार्ट होता है ना, बिल्डिंग स्टार्ट्स, पॉइंट एट विच बिल्डिंग स्टार्ट्स। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। फाइन, चलो फिर जाके देखो और एक कर्व देखेंगे हम, कौन सा वाला, परफेक्टली इलास्टिक वाला। यहाँ पे देखो, जो कि इन एक्चुअल हमें मिल जाता है। फाइन, तो परफेक्टली इलास्टिक यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलो फाइन, यहाँ पे देखो कर्व देखो यार, ये फिर से देखो, ये वाला एक्स एक्सिस और फिर ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई और फिर ये जाके एक्स। तो यहाँ पे देखो ये अपना ओरिजिन रहेगा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर फिर से मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, स्ट्रेन, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। फाइन, तो चलो यहाँ पे देखो, ये फिर से हमारा कर्व स्टार्टिंग में कैसे जाता है, इन एक्चुअल हमें ऐसा मिलता है, तो ये ऐसा गया, फिर ये देखो देखो देखो, ठीक है, तो ये ऐसे जाता है। फाइन, चलो तो आप समझ सकते हो। फिर जाके देखो ये जो भी पॉइंट रहेगा बेटा, फिर से हमारा ये जो भी पॉइंट रहेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये थोड़ा मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा नॉन लीनियरिटी दिखा देता हूँ। ठीक, चल फाइन, तो ये जो भी पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट अपना कौन सा रहता है, ए पॉइंट। फिर ये वाला जो भी पॉइंट रहेगा, इसको मैं कहाँ पे दिखा दूँ, अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ, बी। फिर ये जो भी रहता है अपना सी, और फिर यहाँ पे देखो ये डी पॉइंट, तो साइड में दिखा दूँ थोड़ा, क्योंकि फिर जाके मुझे ये भी करना है ना, डी। और फिर यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट है अपना कौन सा, ई। और फिर ये देखो जहाँ पे मेरे को पीक मिलेगा, तो ये थोड़ा मैं नीचे दिखा देता हूँ। चलो फाइन, तो ये जो भी पॉइंट रहेगा बेटा अपना, ये वाला, इसको मैं नाम देता हूँ एफ। और फिर यहाँ पे देखो ये जो भी, थोड़ा ये कर लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो ये डायग्राम पहले से ही निकालना चाहिए मैं, है ना। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा बेटा अपना जी पॉइंट रहेगा, ठीक है फाइन। चलो, तो देखो ए पॉइंट अपना क्या रहता है बेटा, प्रोपोर्शनल लिमिट, बी कौन सा रहता है, इलास्टिक लिमिट, ये सी पॉइंट कौन सा है, अपर यील्ड पॉइंट, और डी पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, लोअर यील्ड पॉइंट। फिर जाके देखो ये वाला जो भी एफ पॉइंट है, इसको मैं अल्टीमेट पॉइंट बोल लेता हूँ, और जी वाला जो भी है उसको मैं फ्रैक्चर। तो इसके बारे में तो अभी लिख के नहीं दूंगा, पहले लिख के दिया आप। तो एफ पॉइंट जो भी रहता है अपना, ये क्या रहता है बेटा, अल्टीमेट पॉइंट रहता है, ठीक है। इसको मैं क्या बोल लेता हूँ, अल्टीमेट पॉइंट, जिस पॉइंट को करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी जो भी रहता है, ये कौन सा रहता है अपना, फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब कि यहाँ पे अपना मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फाइन, फिर जाके देखो यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, चलो ये थोड़ा यहाँ पे दिखा दूं मैं, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ बी। यार देखो ये थोड़ा, चलो ये बी पॉइंट रहेगा। फाइन, फिर जाके देखो ये जो भी अपना सी पॉइंट है, उसको करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो, इसको करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगा, इल्ड स्ट्रेस मिलेगा। और ये जो भी तुम्हारा इल्ड स्ट्रेस है बेटा, ये किस में रहता है अपना, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो मैंने आपको बता दिया है इल्ड स्ट्रेस मतलब क्या, द स्ट्रेस एट विच योर इल्डिंग स्टार्ट्स ना। अरे यार ये नीचे ऊपर हो गया, चलो थोड़ा मैं क्या कर लेता हूँ, इस बी को थोड़ा हटा देता हूँ कुछ टाइम के लिए। चलो, तो ठीक से करेंगे ना। चलो ये कौन सा बेटा अपना इल्ड स्ट्रेस है। फाइन, तो बी को थोड़ा मैं इधर दिखा देता हूँ, ये वाला बी पॉइंट रहेगा। फाइन, और चलो ये फिर ये वाला कौन सा रहेगा अपना, ए पॉइंट रहेगा। चलो फाइन, फिर जाके देखो इस एफ को करस्पॉन्डिंग, इस एफ को करस्पॉन्डिंग, इस अल्टीमेट पॉइंट को करस्पॉन्डिंग जो भी मेरे को वैल्यू मिलेगा, वो कौन सा वाला मिलेगा बेटा, अल्टीमेट स्ट्रेस वाला मिलेगा। ये अपना इल्ड वाला था, और फिर ये वाला कौन सा था बेटा अपना, अल्टीमेट स्ट्रेस वाला वैल्यू था। फाइन, चलो फिर जाके देखो, फिर जाके देखो ये वाला पॉइंट कौन सा था अपना, सी था ना, चलो सी था। चलो फिर यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे इस पॉइंट तक, इस बी पॉइंट तक हमारा क्या था, यहाँ पे देखो इस बी पॉइंट तक हमारा क्या था, इलास्टिक था ना मटेरियल, कैसा था, इलास्टिक। फाइन, फिर यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको जोन्स में अभी डिवाइड कर लेता हूँ यार, ये देखो, चलो फाइन, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, जोन्स में ऐसा डिवाइड कर लेता हूँ, ये ऐसा डिवाइड कर लिया। फाइन, चलो, तो ये जो भी अपना रहता है इधर से, यहाँ पे देखो, अरे यार ये खत्म, ये कौन सा अपना बी पॉइंट है ना, तो यहाँ से देखो इस बी पॉइंट से इस जी पॉइंट तक, ठीक है, इसको मैं क्या बोल लेता हूँ, प्लास्टिक जोन बोल लेता हूँ, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी के बारे में हम देखेंगे, ठीक है अभी। फिर जाके देखो ये जो भी पोर्शन रहता है तुम्हारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, जो भी तुम्हारा बॉडी का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहता है या फिर उस मटेरियल का, वो क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस जोन में, तो ये वाला जो भी रहेगा पूरा, ये पूरा जोन क्या रहेगा तुम्हारा, प्लास्टिक वाला रहेगा। तो यहाँ पे देखो चेंजेस इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी,
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। फिर यहाँ पे देखो ये वाला जो भी रहता है बेटा अपना, ये वाला जोन, इसको मैं बोल लेता हूँ स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। इसका मतलब जो भी अपना स्ट्रेन है वो बढ़ता जाता है और स्ट्रेस हमारा क्या होता जाता है, कांस्टेंट होता जाता है। फाइन। तो ये वाला जो जोन है बेटा, इसको तो चलो ये ऐसा, ये देखो ये वाला जो भी जोन है इसको मैं क्या बोल लेता हूँ, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन बोल लेता हूँ। तो स्ट्रेन तुम्हारा बढ़ता जाता है और जो भी तुम्हारा स्ट्रेस है वो क्या होता जाता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। और फिर जाके देखो ये वाला जो भी जोन है इसको मैं नेकिंग जोन बोल लेता हूँ। फाइन, क्या बोल लेता हूँ, नेकिंग। चलो फाइन। तो इसको मैं किससे डिनोट करता हूँ बेटा, एफ वाई से, या फिर आप इसको किससे डिनोट कर लेते हो, सिग्मा वाई से भी डिनोट कर सकते हो। फाइन। इल स्ट्रेस या फिर इस सिंबल के साथ, और या फिर इसी सिंबल से भी आप डिनोट कर सकते हो। फाइन। चलो फिर जाके देखो, हाँ चलो ये जो भी रहेगा ये वाला, इसको इसको ही मैं क्या बोल देता हूँ, परफेक्टली इलास्टिक बोल देता हूँ। फाइन। चलो अभी ये कहाँ पे दिखा दूँ, ये ऐसा लेके आता हूँ, ये ऐसा और ये यहाँ पे, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, परफेक्टली इलास्टिक। चलो चलेगा। फाइन। सो दिस माइट बी क्रिस्टल क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। फिर जाके देखो अभी मेरे को किसके साथ डील करना है, प्लास्टिसिटी के साथ। तो यहाँ पे लिखो दूसरा वाला पैरामीटर कौन सा है अपना, प्लास्टिसिटी। कोई बता सकता है प्लास्टिसिटी क्या है, वीडियो लेक्चर आप पॉज कर सकते हो और बता सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं कैसे डिफाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल unable to recover deformation, unable to recover deformation, यहाँ पे कॉमा दिया है ना, recover deformation, या फिर बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, unable to regain its, या फिर और unable to regain its shape and size, regain its shape and size after removal of load, after removal of load, और आफ्टर अनलोडिंग बोल सकते हो। ठीक है, और आफ्टर अनलोडिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, अपना रिगेन कर लेता है शेप एंड साइज। और यहाँ पे देखो लोड रिमूव करने के बाद, फाइन, और यहाँ पे देखो लोड रिमूव करने के बाद जो भी अपना मटेरियल रहता है वो अपना शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर लेता। तो सीधा सीधा आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो। और कुछ बच्चों को लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी रहती है, वैसा नहीं रहता, सभी प्रॉपर्टीज अच्छा रहता है। अगर ये प्लास्टिसिटी नहीं रहेगा बेटा, ये प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, तो आपकी जो भी माँ है देखो यार, या फिर आपके घर में कोई काम कर रहा होगा, या फिर आप खुद बना रहे होंगे क्या, आटा ये कर लेते हो ना आप, अभी देखो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो अगर वो प्लास्टिसिटी नहीं रहेगा तो वो ठीक से हम ये नहीं कर सकते ना, आटा बुन नहीं सकते ना, वैसा कुछ। तो ठीक है, तो वो याद में रखना चाहिए आपको। ठीक है, फाइन, मतलब कि चपाती नहीं बना सकते ना हम चलो फाइन। सो दिस माइट बी क्रिस्टल क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, तो आप समझ सकते हो। चलो फिर जाके देखो हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिसिटी हुआ ना अभी हमारा, तो फिर इसके बाद देखो क्या देख लेते हैं हम, प्लास्टिसिटी के बाद कौन सा वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। हाँ चलो, कौन सा रहेगा अभी, ये नेकिंग वाला रहेगा ना, कहाँ पे गया, ये नेकिंग जोन रहेगा। तो यहाँ पे देखो नेकिंग मतलब क्या रहता है, चलो आप ठीक से नोट डाउन किया करो। ठीक है, ये देखो ये नेकिंग। तो यहाँ पे देखो टिल ए पॉइंट, सॉरी टिल अल्टीमेट पॉइंट ना, टिल अल्टीमेट पॉइंट, यहाँ पे देखो टिल अल्टीमेट पॉइंट, मटेरियल के ऊपर तो हमारा ऐसा लोड लगता ही रहता है और उसकी वजह से डिफॉर्म होता ही जाता है। लेकिन आफ्टर अल्टीमेट पॉइंट क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, आफ्टर अल्टीमेट पॉइंट अपने को नेकिंग देखने को मिलता है मटेरियल में। आफ्टर अल्टीमेट पॉइंट ये जो भी रहता है तुम्हारा, यहाँ पे देखो टिल अल्टीमेट पॉइंट अपना बार ऐसा ही रहेगा, उसमें सिर्फ क्या होता जाएगा, क्या होता जाएगा, स्ट्रेन हार्डनिंग होता जाएगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो भी है बेटा वो क्या होता जाएगा अपना, उस मटेरियल का चेंज होता जाएगा। फाइन। लेकिन जस्ट गिव मी अ मिनट, लेकिन आफ्टर अल्टीमेट पॉइंट ये जो भी तुम्हारा स्पेसिमिन या फिर टेस्ट स्पेसिमिन बोल सकते हो, या फिर ये जो भी बार रहता है, ये कैसा देखने को मिलता है, देखो आप इस पॉइंट के बाद, इस एफ पॉइंट के बाद। ठीक है,
ये देखो, ये फिर ये गया और फिर ये ऐसा, तो ऐसा नेकिंग देखने को मिलता है इस मटेरियल में, ठीक है। फिर ये गया और सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो, ये गया फिर ये ऐसा गया और फिर ये देखो। चलो, तो ऐसा अपने को क्या देखने को मिलता है, सॉरी सॉरी डायग्राम में कुछ तो गलती हो गई, फाइन। चलो, ऐसा अपने को क्या देखने को मिलता है, नेकिंग देखने को मिलता है, फाइन। इसको मैं क्या बोल लेता हूँ बेटा, नेकिंग, फाइन। चलो, और फिर इस जी पॉइंट के ऊपर जाके हमारा मटेरियल क्या होता है, ब्रेक या फेल हो जाता है, और हमारा जो भी फेलियर रहता है वो कौन सा रहता है, कप एंड कोन टाइप का फेलियर रहता है, फाइन। तो जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फाइन। चलो फाइन, फिर जाके देखो, विल बी डीलिंग विद व्हाट। हाँ, और एक चीज यहाँ पे बताना था, बहुत बच्चों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन रहता है। ये जो भी तुम्हारा अल्टीमेट स्ट्रेस रहता है, देखो ना, ये बिग पॉइंट पे है ना, तो यहाँ पे देखो, ये जो भी तुम्हारा अल्टीमेट स्ट्रेस है, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, यील्ड स्ट्रेस। और ये दोनों को भी हम किस में मेजर कर लेते हैं बेटा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, मेगा पास्कल भी बोल सकते हो, फाइन। सो दिस माइट बी क्रिस्टल क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ लेते हैं, फिर जाके देखे और सारे प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देख लेते हैं। शुभराज छत्रपती झालं, साडेतीनशे वर्ष झाली तूच वाली. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या, थोड़े मोटे जो भी प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ को हम क्या बोल सकते हैं यार, देखो यार, स्ट्रेंथ एबिलिटी टू withstand against loading ना, ability of material, ability of material to withstand against loading, ठीक है, ठीक है। तो अपने पास ये मटेरियल है, तो स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमने उसके ऊपर लोड भी लगा दिया तो उस लोड को वो क्या करना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए। तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर लेता हूँ, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड अगेंस्ट लोडिंग। फिर जाके देखो, और एक पैरामीटर रहता है अपना कौन सा, हार्डनेस ना। यहाँ पे देखो हार्डनेस तो आपको पता ही होगा यार। देखो हार्डनेस अपना क्या रहता है बेटा, ये एक सरफेस प्रॉपर्टी रहता है ना, सो इट इज अ सरफेस प्रॉपर्टी, सरफेस प्रॉपर्टी। उसको कॉमा बोल के मैं क्या लिख सकता हूँ, रेजिस्ट, रेजिस्ट आइडेंटिशंस। तो जो भी अपना सरफेस रहता है उसके ऊपर अगर मैं लोड लगाऊंगा या फिर कुछ भी करूंगा, तो उसके वजह से उसके ऊपर आइडेंटिशंस नहीं आने चाहिए, मतलब कि मार्क्स नहीं आने चाहिए, पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए और स्क्रैचिंग भी नहीं होना चाहिए, फाइन। आइडेंटिशंस या फिर आप क्या बोल सकते हो, पेनिट्रेशन और स्क्रैचिंग। सॉरी, आइडेंटिशंस बोल दिया ना मैंने। और क्या बोल सकते हो, स्क्रैचिंग ना। चलो, और क्या रहेगा बेटा, हाँ ब्रिटलनेस रहेगा ना अभी। तो यहाँ पे देखो, ब्रिटलनेस मतलब क्या, अपने को उसमें डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता, जाके डायरेक्टली अपना मटेरियल क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, फाइन। चलो फाइन, यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा अपना पैरामीटर, सॉरी ब्रिटलनेस। तो यहाँ पे देखो, इसको ग्राफ के जरिए हम समझ लेते हैं, फाइन। तो यहाँ पे देखो, ये जो भी वाई एक्सिस रहेगा, ब्रिटल मटेरियल कैसे होता है वो देखो। चलो यहाँ पे देखो, ये वाला कौन सा एक्सिस है अपना, एक्स एक्सिस। यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये मटेरियल डिफॉर्म ही नहीं होता यार, देखो ऐसा जाएगा और जाके सीधा इधर अपने को क्या देखने को मिलेगा, फ्रैक्चर देखने को मिलेगा इसी पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे देखो फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, तो मटेरियल यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे नो प्लास्टिक जोन ना, नो प्लास्टिक जोन, ठीक है। तो इसका मतलब इस मटेरियल का
जो भी तुम्हारा स्ट्रेंथ रहेगा वो भी कम रहेगा, डक्टिलिटी रहेगा वो भी कम रहेगा, फाइन। और यहाँ पे प्लास्टिक जोन भी नहीं देखने को मिलेगा। फिर एक रहता है अपना कौन सा, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी तो ये तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एबिलिटी टू ईल्ड ना। तो यहाँ पे देखो डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ निकालू बेटा, यहाँ पे देखो, ये वाला देखो, चलो फाइन। तो यहाँ पे देखो ये रहता है अपना एक्स एक्सिस, ये रहता है अपना वाई एक्सिस, और फिर जाके देखो इसके ऊपर मैं स्ट्रेन दिखा देता हूँ, फिर यहाँ पे स्ट्रेस, और फिर ये जाके ऐसा गया था ना, या अरे यार, और फिर ये उधर ही दिखाना चाहिए था, राइट। और फिर इस पॉइंट के ऊपर जाके अपना मटेरियल क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, फाइन, ठीक है। और फिर इसको करस्पॉन्डिंग ये जो भी रहता है ये अपना स्ट्रेस रहता है, और फिर इसको स्ट्रेस को करस्पॉन्डिंग ये जो भी क्या रहता है, स्ट्रेन रहता है। और यहाँ पे देखो इस जोन को हम क्या बोलेंगे, लार्ज प्लास्टिक जोन बोलेंगे, ठीक है, लार्ज प्लास्टिक जोन। इसमें प्लास्टिसिटी रहता है, इसमें प्लास्टिसिटी नहीं रहता है, फाइन, चलो। सो इसके बाद डक्टाइल मटेरियल हुआ ना, अभी क्या देख लेते हैं यार, कुछ रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना, चलो फाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते, रेजिलेंस। साडेतीनशे वर्ष झाले राज्याचं तूच वाली, शोभराज छत्रपती। चलो फाइन, चलो नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं बेटा, डक्टाइल मटेरियल के बारे में, या फिर इसको ब्रिटलनेस, या फिर आप ब्रिटल मटेरियल भी बोल सकते हो, फाइन, ब्रिटलनेस या फिर ब्रिटल मटेरियल भी बोल सकते हो। तो इसको मैं ऐसे डिफाइन कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा रहेगा कौन सा बेटा, रेजिलियंस। तो रेजिलियंस क्या रहता है, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच ऑब्जॉर्ब्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which absorbs, which absorbs strain energy, which absorbs strain energy। अभी ये जो भी तुम्हारा स्ट्रेन एनर्जी रहता है बेटा, इसको हम देख लेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन में, या फिर आगे जाके डिफॉर्मेशन ऑफ बार्स में भी देख लेंगे, फाइन। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करता। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच ऑब्जॉर्ब्स स्ट्रेन एनर्जी टिल इलास्टिक लिमिट, टिल इलास्टिक लिमिट upon loading, upon loading, and gets released, and gets released upon onloading, onloading, which in turn, which in turn, which in turn brings the material back to its original shape and size, original shape and size, ठीक है। तो देखो ये वाला ऐसा प्रॉपर्टी रहता है मटेरियल का, जो क्या कर लेता है बेटा, स्ट्रेन एनर्जी क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, फाइन। तो एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, और वर्क डन बाय पर्टिकुलर थिंग ना, तो वर्क डन मतलब क्या अपना फोर्स इंटू पर सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फाइन। तो यहाँ पे देखो ये एक ऐसा मटेरियल रहता है जो भी अपना स्ट्रेन एनर्जी रहता है बेटा, इसको हम क्या कर लेते, ये मटेरियल क्या कर लेता है, स्ट्रेन एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है टिल इलास्टिक लिमिट, फाइन। जब हम लोडिंग कर लेते हैं और फिर हम अनलोडिंग करेंगे तो वो जो भी स्ट्रेन एनर्जी है बेटा वो क्या होती है, रिलीज होती है, और रिलीज होने के बाद जो भी अपना मटेरियल में डिफॉर्मेशन आया रहता है वो रिकवर हो जाता है, या फिर बोल सकते हो कि वो मटेरियल का शेप एंड साइज क्या हो जाता है, रिगेन हो जाता है, फाइन। चलो फिर जाके देखो एक और टर्म आता है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये देखो, ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। अभी हो गया मेरा काम चालू, फाइन। तो यहाँ पे देखो ये क्या है बेटा, अपना मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो स्पेलिंग में थोड़ी कोई मिस्टेक होगा तो आप समझ सकते हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फाइन। सो मॉडुलस ऑफ क्या है बेटा, ये रेजिलियंस। चलो तो इसको मैं क्या बोल लेता हूँ, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो समझने वाली चीज है।
अगर ये मेरे पास, फिर से देखो यहाँ पे देखो, ये मेरे पास ग्राफ है सॉरी, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे मैं स्ट्रेस दिखा देता हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्रेन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो भी ग्राफ है बेटा, ये ऐसा जाता है ना, यहाँ पे देखो, और फिर ये ऐसा जाके कुछ तो ऐसा जाता है। फाइन, चलो। और फिर यहाँ पे देखो अपना क्या रहता है बेटा, अपना इलास्टिक पॉइंट रहता है ना। चलो, और फिर इसको करस्पॉन्डिंग अपना क्या रहता है, ये यील्ड स्ट्रेस, और ये क्या रहता है अपना यील्ड स्ट्रेन रहता है। फाइन, तो यहाँ पे देखो, इसको मैं कैसे डिफाइन कर लेता हूँ, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, एरिया अंडर देखो यहाँ पे, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टिल इलास्टिक लिमिट, टिल इलास्टिक लिमिट। चलो, तो यहाँ पे देखो समझने वाली चीज, तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए। फाइन, तो यहाँ पे देखो एरिया अंडर व्हाट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टिल व्हाट, इलास्टिक लिमिट, तो यही अपना क्या रहेगा बेटा, बी पॉइंट रहेगा ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो भी है अपना एरिया अंडर क्या है बेटा, अपना इलास्टिक लिमिट है, तो ये ट्रायंगल की तरह दिख रहा है ना। तो इसको यहाँ पे देखो, इसको मैं एरिया इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू वट, बेस इंटू वट, हाइट ना। फिर यहाँ पे देखो हाफ इंटू वट, यहाँ पे देखो ये जो भी बेस है बेटा, ये हमको क्या दिखा रहा है, यील्ड स्ट्रेन ही दिखा रहा है ना। चलो, ये अपने को क्या दिखा रहा है, यील्ड स्ट्रेन। फिर यहाँ पे देखो ये हाइट क्या दिखा रहा है अपने को, यील्ड स्ट्रेस दिखा रहा है ना। चलो फाइन, लेकिन 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 मुझे पता है जो भी अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहता है बेटा, वो क्या रहता है, स्ट्रेस अपॉन क्या रहता है, स्ट्रेन रहता है। फिर यहाँ पे देखो जो भी तुम्हारा स्ट्रेन रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहेगा। फिर जाके देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यील्ड स्ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट, यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई, या फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ वाई डिवाइडेड बाय ई भी लिख सकता हूँ। फाइन, चलो खत्म। तो यहाँ पे देखो यील्ड स्ट्रेन मतलब क्या डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे देखो ये हाफ इंटू एफ वाई बाई ई ना। चलो, एफ वाई बाई ई इंटू वॉट, ये स्ट्रेस। फाइन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ वाई स्क्वायर बाय टू ई लिख सकता हूँ मैं। चलो फाइन, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, सिग्मा वाई स्क्वायर बाय टू ई भी बोल सकते हो। फाइन, यहाँ पे देखो इसका यूनिट बहुत मैटर करता है यार। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो इसके बेसिस के ऊपर मैं क्या कर लेता हूँ, यूनिट निकाल लेता हूँ। तो मैंने आपको बोला था जो भी अपना यील्ड स्ट्रेस रहता है बेटा, उसका यूनिट क्या रहता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहाँ पे डाल लेता हूँ मैं, और जो भी तुम्हारा मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट रहता है वो भी क्या रहता है बेटा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसलिए मैं हमेशा बात करता हूँ इसके बारे में, ठीक है। फाइन, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसका यूनिट निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो, तो ये जो भी एफ वाई स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ना। फाइन, और फिर जाके देखो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर ना, और 2 टाइम्स ऑफ ई है ना बेटा ये। तो यहाँ पे देखो ये जो भी तुम्हारा मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है इसका क्या हो जाएगा, यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। खत्म। चलो, तो फिर यहाँ से एक गया और ये पूरा वाला एक गया। फाइन, तो यहाँ पे देखो ये क्या बचा, यहाँ से न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बचा। फिर जाके देखो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को ही मैं क्या बोल सकता हूँ, मेगा पास्कल। फिर जाके देखो इस मेगा पास्कल को मैं क्या बोल सकता हूँ, मेगा, और पास्कल को क्या बोल सकता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर जाके देखो, अरे इसलिए मैंने बहुत बेसिक से पढ़ा है, न्यूटन पर क्या बोल सकता हूँ, मीटर स्क्वायर। फिर जाके देखो इस न्यूटन को मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, मीटर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे जो भी नीचे वाला मीटर स्क्वायर है इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, मीटर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। फाइन, तो यहाँ पे देखो ये मेगा, और इस न्यूटन मीटर को मैं क्या बोल लेता हूँ, इस न्यूटन मीटर को मैं क्या बोल सकता हूँ, जूल बोल सकता हूँ ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। फाइन, तो यहाँ पे देखो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मेगा जूल पर वॉट मीटर क्यूब। खत्म हो गया। तो ये देखो ना, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। फाइन, और ये वाला जो भी है बेटा ये मेगा है, मीटर नहीं है यार, इसको लिख के देता हूँ मैं। ये क्या अपना मेगा, या फिर इसको कैपिटल से ऐसे दिखा देता हूँ, कैपिटल से दिखा दूँ, मतलब कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। फाइन, चल हो गया। तो यहाँ पे ये सब पूछ लेते तो आपको पता रहना चाहिए। फिर जाके देखो हम क्या पढ़ेंगे यार, और कौन सी प्रॉपर्टी, हाँ टफनेस और मॉडल्स ऑफ टफनेस रहेगा ना। फिर जाके विल बी डीलिंग विद द एन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो ये थ्योरी थोड़ा पढ़ना रहता है तो यार, पढ़ने का कुछ नहीं है, लेकिन यार थोड़ा सा ये हो जाता है। तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए सिर्फ। चलो, एक प्रॉपर्टी रहता है बेटा अपना कौन सा, टफनेस का, और एक प्रॉपर्टी रहता है प्रूफ रेजिलेंस करके। सो इट इज नथिंग बट द एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व। प्रूफ रेजिलेंस करके एक प्रॉपर्टी रहता है। फाइन, तो चलो देख लेते हो, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तब देख लेंगे। फाइन, चलो एक रहता है कौन सा अपना टफनेस।
टफनेस, तो इस टफनेस को क्या बोल सकता हूँ मैं, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ऑब्जर्व, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू absorb strain energy till fracture point, खत्म, स्ट्रेन एनर्जी टिल फ्रैक्चर पॉइंट। हो गया ना भाई। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एनर्जी क्या कर लेता है अपना, रेजिलियंस ऑब्जर्व, रेजिलियंस मतलब क्या, एनर्जी ऑब्जर्व होता है लेकिन टिल इलास्टिक पॉइंट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एनर्जी अपना क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी ऑब्जर्व होता है बट टिल व्हाट, फ्रैक्चर पॉइंट। और एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें, मॉडुलस ऑफ सॉरी टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस, ठीक है। चलो फिर देख लेते हैं इसको मैं कैसे डिफाइन कर लेता हूँ। टिल फ्रैक्चर पॉइंट है ना, तो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टिल फ्रैक्चर पॉइंट, खत्म। उसको मैं बोल लेता हूँ, तो ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेन। और फिर जाके देखो ये अपना कर्व ऐसे जाता था ना, फिर ये ऐसा जाके ऐसा जाता था, फाइन। तो समझ सकते हो फाइन। तो हर बार तो मैं एक्यूरेटली नहीं निकाल सकता, तो यहाँ पे देखो, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये फ्रैक्चर पॉइंट हो जाएगा ना, फॉर एग्जाम्पल एरिया अंडर व्हाट, इसको मैं कैसे डिफाइन कर लेता हूँ, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। वहां पे क्या था, टिल इलास्टिक लिमिट था, यहाँ पे क्या होगा, टिल फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट। चलो फिर यहाँ पे देखो यार, समझने वाली चीज, अगर अपना मॉडुलस ऑफ टफनेस ज्यादा होगा, मॉडुलस ऑफ टफनेस ज्यादा होगा, तो इसका मतलब मेरा प्लास्टिक जोन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। प्लास्टिक जोन भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो भी तुम्हारा डक्टिलिटी रहेगा वो भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसका मतलब जो भी तुम्हारा ब्रिटलनेस रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा, फाइन। ब्रिटलनेस होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, जो भी तुम्हारा डक्टिलिटी रहता है बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्लास्टिसिटी। ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं, बोल सकता हूँ। तो ये 2-3 बार पूछा हुआ है, तो ये आपको पता रहना चाहिए, फाइन। चलो और क्या रहेगा यार इसमें, कुछ बताना भूल गया क्या मैं। चलो प्रूफ टेस्ट के बारे में देख लेते हैं, फाइन। चलो वो एक चीज बता देता हूँ, वहाँ पे भी बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो थोड़ा प्रूफ टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे वहाँ पे। माइक इज वर्किंग ना, यस यस इट इज वर्किंग। तो थोड़ा चार्जिंग का प्रॉब्लम रहता है यार, 1.5 घंटा फोन चलाना पड़ता है, तो चार्जिंग डायरेक्टली 3-4% हो जाता है, तो मुझे उसके लिए 80% चार्जिंग करना पड़ता है। चलेगा, लेकिन हम वीडियो का लेंथ उतना ही रखेंगे, 1 आवर 30 मिनट्स टू 1 आवर 50 मिनट्स के बीच में। तो कभी कभी हो जाता है 2 आवर्स का, 2 आवर्स 5 मिनट्स का हो जाता है, तो आप समझ लेना, फाइन। चलो फाइन। तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्या बोला था मैंने, प्रूफ टेस्ट के बारे में ना। तो यहाँ पे देखो, जब भी मेरा यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास माइल्ड स्टील बार के लिए एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रहेगा, तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रेन रहेगा, फिर यहाँ पे, अरे यार सॉरी, ये अपना क्या रहेगा, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे मैं स्ट्रेस दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रेन दिखा देता हूँ। तो जो भी तुम्हारा माइल्ड स्टील बार रहता है बेटा, उसके लिए कर्व हमारा ऐसा रहता है। यहाँ पे देखो, ये गया और फिर ये ऐसा जाके ऐसा जाता है, फाइन। चलो तो आप समझ सकते हो, फाइन। तो यहाँ पे देखो, ये जो भी पॉइंट रहता है, ये जो भी पॉइंट रहता है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ बेटा, सॉरी 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 सॉरी, तो इसको मैं ठीक से निकाल देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ ये ही दिखा देता हूँ, फाइन। बाइलिनियर, सॉरी क्या दिखा देता हूँ मैं आपको, ऑन द बेसिस ऑफ इसी डायग्राम के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइन। या फिर नहीं, चलो वैसा नहीं कर लेता। देखो ये थोड़ा मेरे को बहुत ही यार, तो ये ऐसा रहता है ना कर्व अपना, हर बार यार तो नहीं ड्रॉ कर सकता, फाइन। माइल स्टील बार के लिए, फाइन सर। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो भी अपना पॉइंट रहता है, ये कौन सा रहता है बेटा, अपना यील्ड पॉइंट रहता था ना, ये अपर यील्ड पॉइंट। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपना कौन सा पॉइंट रहता था, अपर यील्ड पॉइंट रहता था, फाइन। तो यहाँ पे अपने को स्ट्रेस देखने को मिलता था, और यहाँ पे अपने को स्ट्रेन देखने को मिलता था, फाइन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, स्माइल स्टील बार के केस में जो भी तुम्हारा यील्ड पॉइंट रहता है वो डिस्टिंक्ट रहता है, यील्ड पॉइंट इज डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या, यील्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे, क्लियरली विजिबल है। तो इसका मतलब क्या रहता है, यील्ड पॉइंट इज डिस्टिंक्ट मतलब क्या, जो भी तुम्हारा यील्ड पॉइंट है वो क्लियरली क्या है बेटा, अपना विजिबल है, फाइन, क्लियरली विजिबल है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल रहते हैं जैसे कि एच वाइज बार रहेगा, या फिर एल्यूमिनियम का रहेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर, तो उस केस में अपने को
क्या होता है, जो भी अपना यील्ड पॉइंट रहता है वो नॉट डिस्टिंक्ट रहता है, फाइन। तो उस केस में वो क्लियरली विजिबल नहीं रहता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस या फिर 0.2% ऑफ एक ऑफसेट स्ट्रेस लेना पड़ता है, और फिर उसको करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना पड़ता है, यील्ड पॉइंट निकालना पड़ता है, फाइन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, चलो फाइन। तो यहाँ पे देखो ये कर्व ऐसा गया बेटा, तो बहुत ही ये करेगा मैं, फाइन। तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर ये अपना वाई एक्सिस रहेगा तो यहाँ पे स्ट्रेस, और फिर यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस और यहाँ पे स्ट्रेन। हमें क्या करना पड़ता है इस केस में, एच वाई डी जो भी हमारा बार रहेगा या फिर एल्यूमिनियम का, इस केस में अपने को यील्ड पॉइंट विजिबल नहीं रहता, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है 0.2% ऑफ, चलो प्रूफ स्ट्रेस, या फिर डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस लिख लेता हूँ। तो आगे लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा अपना 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस, और फिर इसको करस्पॉन्डिंग हम ऐसा जाएंगे, और फिर ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो जाएगा, ये जो भी रहेगा अपना, ये क्या रहेगा अपना यील्ड पॉइंट रहेगा, ठीक है, यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे एफ वाई दिखा देता हूँ, यील्ड स्ट्रेस। तो यहाँ पे देखो इस केस में अपने को जब यील्ड पॉइंट नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट डिस्टिंक्ट इसका मतलब क्लियरली विजिबल नहीं रहता, फाइन। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस लेना पड़ता है, प्रूफ स्ट्रेस, या फिर आप क्या बोल सकते हो 0.2% ऑफ ऑफसेट भी बोल सकते हो, 0.2% ऑफ ऑफसेट स्ट्रेस भी बोल सकते हो, फाइन, लेना पड़ता है। और फिर यहाँ पे हम आएंगे और फिर इसको करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जाएंगे और हमको क्या मिल जाता है, यील्ड पॉइंट मिल जाता है। तो ये क्या रहता है अपना प्रूफ स्ट्रेस मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो यार, प्रूफ स्ट्रेस मतलब क्या, या फिर सीधा लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस, या फिर 0 या फिर और बोल लेता हूँ 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस मतलब क्या रहता है अपना, द स्ट्रेस एट विच 0.2% ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मतलब कि अगर अपने पास 1000 mm का बार होगा तो उसका 0.2% कितना होगा बेटा, 2 mm होगा ना, तो इसका मतलब 2 mm परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया उस बार में, फाइन। तो यहाँ पे देखो 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस मतलब क्या, स्ट्रेस एट विच, स्ट्रेस एट विच स्ट्रेस एट विच 0.2% ऑफ permanent deformation takes place, permanent deformation takes place। चलो फाइन, तो अभी देख लेते हैं हम यार न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, फाइन। चलो तो देखो पहला प्रॉब्लम कौन सा है, चलो ये रफ कर लेता हूँ अभी मैं, फिलहाल तो आपको समझ में आया ही होगा। हमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि अपने पास एक माइल स्टील बार है और उसके ऊपर टेंसाइल टेस्ट कंडक्ट किया हुआ है, और उसमें से ये डेटा अपने को दिया हुआ है। तो जो भी डेटा टेस्ट के बाद हमें अपडेट हुआ है वो डेटा हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ स्टील बार अपने को 3 सेंटीमीटर दिया है। ये वाला गेज लेंथ ऑफ बार कितना दिया है बेटा, सॉरी ये कितना दिया है अपने को 20 सेंटीमीटर दिया है, बराबर। फिर जाके देखो लोड एट इलास्टिक लिमिट अपने को 250 किलो न्यूटन दिया है, एक्सटेंशन एट अ लोड ऑफ 150 किलो न्यूटन 0.21 mm दिया है। फिर मैक्सिमम लोड अपने को कितना दिया है 380 किलो न्यूटन, टोटल एक्सटेंशन अपने को 60 mm दिया है, और डायमीटर ऑफ रॉड एट द फेल्योर कितना दिया है 2.25 सेंटीमीटर, और बोल रहे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालो, दैट इज नथिंग बट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर बोल रहे कि स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट निकालो, और फिर बोल रहे कि परसेंटेज इलॉन्गेशन निकालो और परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया निकालो। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे तो मुझे पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो भी आना चाहिए मेरा किस में आना चाहिए, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आना चाहिए। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहता है अपना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यहाँ पे देखो मेरे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्ट्रेस ना, स्ट्रेस। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेस तुम्हारा क्या रहता है, लोड पर यूनिट क्या रहता है बेटा, एरिया रहता है। और फिर जाके देखो ये भी स्ट्रेस किस में रहेगा अपना, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो यहाँ पे देखो लोड कितना दिया आपने को, हाँ यहाँ पे देखो लोड एट इलास्टिक लिमिट, हाँ 250 150 और 3D, चलो 3 लोड दिया है ना अपने को, लोड एट इलास्टिक लिमिट, फिर बोल रहे कि लोड ऑफ 150 किलो न्यूटन भी आपने को दिया है और उसको करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन दिया है, लेकिन इसको करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन नहीं दिया, फाइन। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम लोड अपने को 380 किलो न्यूटन दिया है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर लेता हूँ, अगर मेरे को ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का वैल्यू निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस लोड निकालूंगा 150 किलो न्यूटन, क्योंकि इसको करस्पॉन्डिंग मुझे क्या दिया बेटा, एक्सटेंशन दिया है, एक्सटेंशन दिया है, लेकिन इसको करस्पॉन्डिंग मेरे को एक्सटेंशन नहीं दिया। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का वैल्यू बेस्ड ऑन दिस लोड में निकाल लेता हूँ, क्योंकि उस लोड के लिए मुझे क्या दिया है, एक्सटेंशन दिया है, फाइन। क्योंकि देखो ना अगर मेरे को स्ट्रेन निकालना होगा तो चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा अपना 0.21 mm आ जाएगा ना, फाइन। तो यहाँ पे देखो लोड कितना है अपना, लोड 150 है ना, तो यहाँ पे देखो ये 150 और ये 10⁻³ किलो न्यूटन का न्यूटन में करना है मुझे, तो 10⁻³ से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूंगा। अभी एरिया देखो, एरिया क्या है
चलो क्या है तुम्हारा सर्कुलर है ना, तो यहाँ पे देखो पाई बाय 4, बार कौन सा है, सर्कुलर बार, इंटू डी स्क्वायर ना। चलो तो ये mm स्क्वायर में चाहिए, लेकिन ये किस में बेटा, सेंटीमीटर में ना। अगर मेरे को सेंटीमीटर का mm में करना होगा, बहुत ध्यान से देखो, अगर मेरे को सेंटीमीटर का mm में करना होगा तो मैं क्या कर लेता हूँ, 10⁻1 से क्या करूंगा बेटा, मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो फाइन, तो इसका मतलब मैं इसको क्या करूंगा, इंटू 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना 30 mm हो जाएगा, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट प्रेफर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू क्या, 10 mm ना। तो बहुत इजी वे में मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे देखो लोड एट इलास्टिक लिमिट कितना है अपना, 250 किलो न्यूटन। फिर जाके देखो और कुछ दिया है सेंटीमीटर में, हाँ ये भी दिया है ना, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 200 mm हो जाएगा, फाइन। और कुछ दिया है क्या सेंटीमीटर में, तो सबको कर लेता हूँ ना। कुछ नहीं दिया, चलो भाई ये भी दिया है, चलो ये कितना हो जाएगा, इंटू 10 करो, तो इसको क्या करूंगा मैं, 22.5 mm करो, फाइन। तो यहाँ पे देखो 5/4 डी स्क्वायर ना, तो यहाँ पे देखो डी डायमीटर कितना है अपना, mm में चाहिए 30 ना, तो यहाँ पे देखो ये 30 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे देखो ये mm स्क्वायर, तो आंसर मेरा न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ जाएगा, फाइन। चलो तो पहले रीसेट कर लेता, तो 150 इंटू 10⁻³ ना, चलो 0.785 इंटू 900, ठीक है, और 15123 डिवाइड बाय आंसर। तो इट इज कमिंग आउट टू बी, यहाँ पे देखो स्ट्रेस कितना आ रहा है, 212.31 न्यूटन पर कितना आ रहा है, mm स्क्वायर आ रहा है, फाइन। फिर जाके देखो मैं क्या निकालूंगा यार, यहाँ पे निकालूंगा मैं स्ट्रेन ना, तो स्ट्रेन क्या रहता है अपना, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। लेकिन यहाँ पे देखो जो भी एक्सटेंशन है, मैं किसके करस्पॉन्डिंग लूंगा, जहाँ पे मेरा लोड कितना है 150 किलो न्यूटन है ना, तो उसको करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन ही मैं देखूंगा, तो उसको करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन मतलब चेंज इन लेंथ कितना हुआ है मेरा, 0.21 ना, तो यहाँ पे देखो ये 0.21 क्या mm डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे देखो ये गेज लेंथ मतलब कितना हो जाएगा अपना 200 mm ना। चलो फिर यहाँ पे देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 0.21 डिवाइडेड बाय 200, so it is coming out to be 1.05 into 10⁻³ तो यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ पे देखो ये निकाल सकता हूँ मैं, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकता हूँ। तो स्ट्रेस कितना है अपना 212.31 है ना, तो 31 न्यूटन पर mm स्क्वायर, फाइन। और फिर यहाँ पे देखो ये कितना है 1.05 इंटू 10⁻³ तो ये कितना आ रहा है देखो 212.31 डिवाइडेड बाय आंसर। सो ये आ रहा है अपना 202.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, फाइन। तो यहाँ पे देखो ये जो भी 10⁻³ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, किलो ना, तो 202.2 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसी किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू वट 202.2 ना, गीगा पास्कल भी लिख सकता हूँ, फाइन। चलो तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी निकाल लिया। किसमें भी पूछ सकते हैं ना, न्यूटन पर एम स्क्वायर, किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर और गीगा पास्कल में, फाइन। तो ये आप मैंने कन्वर्जन पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो। फिर जाके देखो क्या बोला है, स्ट्रेस एट क्या निकालो बोल रहा है, इलास्टिक लिमिट, सॉरी स्ट्रेस एट व्हाट, इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे देखो ये किस में हो जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में हो जाएगा। फिर स्ट्रेस कितना रहता है अपना, लोड पर यूनिट एरिया रहता है ना, लेकिन यहाँ पे देखो मेरे को लोड जो भी है इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लोड एट इलास्टिक लिमिट कितना है 250 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे देखो ये 250 और किलो न्यूटन का न्यूटन में 10⁻³ से मल्टीप्लाई, और वो न्यूटन में हो जाएगा, और एरिया तो अपना क्या है पाई/4 डी स्क्वायर ना, 30 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे देखो ये mm स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये देखो कितना आ रहा है 250 सॉरी डिवाइडेड बाय 0.785 इंटू 900 ना। चलो ये कितना आ रहा है अपना 353.85, ठीक है। चलो फाइन, तो आपने ये निकाल लिया। फिर जाके देखो अभी क्या निकालना है मेरे को, परसेंटेज इलॉन्गेशन निकालना है ना, परसेंटेज इलॉन्गेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला क्या रहता है अपना, टोटल इंक्रीज इन लेंथ, अरे यार ये क्या होगा, टोटल इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो अपना ये कितना है अपना टोटल इंक्रीज इन लेंथ, और गेज लेंथ कितना अपना, यहाँ पे लिखो मैं, डिवाइडेड बाय गेज लेंथ, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ओरिजिनल लेंथ भी बोल सकते हो, इनटू व्हाट 100। चलो तो यहाँ पे देखो टोटल इंक्रीज इन लेंथ कितना है अपना, टोटल एक्सटेंशन कितना है 60 mm ना, कितना है बेटा अपना 60 mm, फाइन। और फिर जाके देखो गेज लेंथ कितना है अपना 200 mm, और फिर ये जाके कितना हो जाएगा अपना 100, तो ये mm गया, फिर ये वाला गया, ये 2 से गया, और फिर ये 2 और ये 30 से है ना। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है बेटा अपना
30% आ रहा है, परसेंटेज एलोकेशन कितना आ रहा है अपना 30% आ रहा है। फिर जाके देखो क्या पूछा अपने को, क्या पूछा है, हाँ परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया ना, तो यहाँ पे देखो ये पूछा है ना परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया, तो ये क्या रहेगा, ओरिजिनल एरिया माइनस क्या रहेगा, ओरिजिनल एरिया माइनस एरिया एट फेल्योर, एरिया एट क्या फेल्योर, डिवाइडेड बाय व्हाट ओरिजिनल एरिया, इनटू क्या आ जाएगा ये 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल एरिया देखो क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर ना, तो इनिशियली डायमीटर कितना था 30 ना, तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ स्क्वायर, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं कर भी लेता हूँ, चलो इसको मैं सेंटीमीटर में ही डाल लेता हूँ। तो ये यहाँ पे देखो ये 3 और फिर ये देखो ये पाई बाय 4, अभी एरिया एट द फेल्योर ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा डायमीटर एट द टाइम ऑफ फेल्योर लेना पड़ेगा ना, तो कितना है 2.25 ना यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 2.25, थोड़ा तबियत ठीक नहीं है तो आप समझ के ले सकते हो, और ओरिजिनल एरिया कितना पाई बाय 4 इंटू वॉट 3 स्क्वायर है ना, सॉरी यार ये पे स्क्वायर है ना, पाई बाय 4 डी स्क्वायर ना, तो यहाँ पे देखो इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलो तो ये देखो ये कितना आ रहा है अपना 7.065, और फिर ये माइनस और फिर ये भी नीचे वाला कितना आ जाएगा, चलो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो लेकिन पहले तो प्रैक्टिस करो यार, फिर जाके आप कर सकते हो। 2.25 है ना, सॉरी यहाँ पे देखो मिस्टेक कर लिया। चलो सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3.97, ठीक है इंटू वॉट 100, तो यहाँ पे देखो ये कितना आ रहा है डायरेक्टली निकाल लो अभी, 7.065 माइनस ऑफ आंसर डिवाइडेड बाय 7.065 so into 100, so it is coming out to be 43.75%। हो गया फाइन, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते, तो ये तो हो गया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं देखो यार, लेट मी जस्ट ये कर दो। चलो क्या बोल रहे हैं देखो, द सेफ स्ट्रेस, अरे यार ये क्या हो रहा है एक मिनट, चलो द सेफ स्ट्रेस फॉर अ hollow steel column which carries a axial load of 2.1 into 10 to the power 3 किलो न्यूटन इज 125 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बोल रहे हैं कि अपने पास एक हॉलो स्टील कॉलम है और उसके ऊपर लोड कितना लग रहा है बेटा 2.1 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन एज यूजुअली ये हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो गिवन एक हॉलो कॉलम है और हॉलो कॉलम के ऊपर अपना लोड दिया हुआ है कितना है 2.1 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो न्यूटन का दिया, और फिर जाके बोल रहा है कि स्ट्रेस बिल दिया हुआ है अपने को, ठीक है कितना दिया स्ट्रेस 125 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कितना दिया है 125 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है फाइन। चलो फाइन नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, इफ द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द कॉलम इज 30 सेंटीमीटर, तो मैं क्या कर लेता हूँ एक्सटर्नल डायमीटर जो भी रहेगा बेटा अपना 30 सेंटीमीटर बता रहा हूँ फाइन, और फिर जाके बोल रहे हैं डिटरमाइन द इंटरनल डायमीटर, तो इंटरनल डायमीटर को मैं डी से निकाल देता हूँ फाइन। इसका मतलब क्या बोल रहा है अपने को, अगर ये अपने पास क्रॉस सेक्शन है फाइन, और यहाँ पे देखो ये रहेगा अपना आउटर डायमीटर फाइन, ये वाला ये आपने को दिया है कितना 30 सेंटीमीटर, और फिर जाके देखो ये आपने को निकालने के लिए बोला है डी, इंटरनल डायमीटर निकालने के लिए बोला है, ये तो क्रॉस सेक्शन निकाले फाइन, तो लेकिन आप समझ सकते हो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला है मैंने, ये तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। चलो फाइन, तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को डायमीटर निकालना है ना, तो यहाँ पे देखो जो भी अपना एरिया रहता है इसके लिए किसके लिए हॉलो सर्कुलर कॉलम के लिए, कॉलम ही बोला है ना बेटा हॉलो स्टील कॉलम, सॉरी हॉलो स्टील कॉलम के लिए जो भी अपना एरिया रहता है वो किस में रहेगा mm स्क्वायर में, और ये किस कैसा रहता है अपना पाई बाय 4 डी स्क्वायर माइनस क्या रहता है बेटा अपना ये बराबर फाइन। तो सॉलिड का क्या रहता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और हॉलो सर्कुलर कॉलम का बोलो या फिर हॉलो सर्कुलर
स्टील का बोलो कितना रहेगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर बाय माइनस डी स्क्वायर रहेगा। फाइन, तो ये आपको पता होगा। फिर जाके देखो अभी मैं क्या करूंगा यार, मुझे पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या रहता है अपना, लोड पर यूनिट एरिया। फाइन, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेस तो मुझे दिया है, लेकिन ये स्ट्रेस किस में दिया है मेरे को, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है ना। चलो फाइन, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, और ये न्यूटन में दिया है ना, तो इसको पहले मैं क्या कर लेता हूँ, किलो न्यूटन का न्यूटन में कर लेता हूँ। तो 2.1 इंटू 10⁻3, और किलो न्यूटन का न्यूटन में करने के लिए 10⁻3 से क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई करूंगा, तो फिर जाके वो किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। फिर जाके देखो ये किस में दिया है आपने को, सॉरी ये सेंटीमीटर में दिया है ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी किस में निकाल लेता हूँ बेटा, ये न्यूटन और फिर ये मीटर स्क्वायर में ना, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मीटर स्क्वायर में निकाल लेता हूँ। ठीक है फाइन, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे लिखूँ, चलो फाइन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये देखो सिग्मा इज इक्वल टू 125 मेगा न्यूटन ना, तो मेगा मतलब क्या, 10⁻6, और फिर ये न्यूटन और फिर डिवाइड बाय क्या, मीटर स्क्वायर, खत्म। चलो और फिर जाके देखो ये किस में बेटा अपना 30 सेंटीमीटर में ना, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 30 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, 100 करूंगा ना, तो 30 डिवाइड बाय 100, छोटी कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 0.3 मीटर आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर ही दिया है ना, दिया है 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर आ जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस कितना है अपना 125 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻6, फिर लोड देखो 2.1 इंटू 10 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा पाई बाय 4, और फिर डी स्क्वायर कितना है अपना 0.3 का स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ना। चलो फिर से मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो इस टर्म को इधर लेके आता हूँ मैं, ये पूरा वाला टर्म, और ये नीचे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये पाई बाय 4 और फिर ये 0.3 का स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो ये 2.1 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻6, और फिर यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 125 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, बराबर ना। चलो फिर यहाँ पे देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना रहे 2.1 डिवाइडेड बाय 125, सो इट इज कमिंग आउट टू बी ये वाला वैल्यू 0.0168, फिर डिवाइड बाय ये वाला वैल्यू मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 0.785 ना, पाई बाय 4 मतलब कितना 0.785, फिर यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा अपना 0.3 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड बाय 0.785, सो ये आ रहा है मेरा कितना, यहाँ पे देखो 0.3 का स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर, ये कितना आ रहा है बेटा अपना 0.021 आ रहा है। फाइन, तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ अब यार, तो यहाँ पे देखो ये 0.3 का स्क्वायर, और फिर ये देखो 0.021, और इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.3 का स्क्वायर ना, 0.3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 0.021 ना। चलो तो 0.3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 0.021, तो ये आ रहा है अपना कितना 0.069 ना डी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये जो भी डी रहेगा इसका फिर मैं रूट लूंगा ना, तो ये 0.069 का रूट, सो रूट ऑफ आंसर, तो ये आ रहा है अपना 0.2626 ना, तो ये किस में आ जाएगा बेटा अपना मीटर में आ जाएगा। तो इसको सेंटीमीटर में करो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा ना, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू 26.26 सेंटीमीटर। चलो फाइन, सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। चलो अभी क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते, चलो अरे यार ये बंद क्यों पड़ा, चलो हो जाओ भाई। अच्छा फाइन, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते। थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स आपको आ जाएगा तो छूट जाएगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फाइन, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, 10 mm डायमीटर टेंसिल स्पेसिमेन एज ए 50 mm लेंथ, तो बोल रहे हैं कि एक अपने पास बार है और उसका डायमीटर अपने को दिया है कितना 10 mm। फाइन, और फिर जाके बोल रहे हैं कि उसका लेंथ अपने को दिया है 50 mm। फाइन, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं देखो, द लोड करस्पॉन्डिंग टू 0.2% ऑफ ऑफसेट इज 55 किलो न्यूटन, तो बोल रहे हैं कि 0.2% ऑफसेट के लिए करस्पॉन्डिंग लोड कितना है बेटा अपना, तो कितना बोला 55 किलो न्यूटन। फाइन, 55 किलो न्यूटन,
एंड मैक्सिमम लोड इज 70 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे अपने को मैक्सिमम लोड भी दिया है, मैक्सिमम लोड इज 70 किलो न्यूटन बोल रहे हैं, ठीक है फाइन। फिर जाके देखो क्या बोल रहे हैं, द डायमीटर ऑफ फ्रैक्चर इज 8 mm, ठीक है। डायमीटर एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर ना, एट टाइम ऑफ फ्रैक्चर अपने को दिया है, अरे यार कितना 8 mm बोला है ना, ये ओरिजिनल तो 10 mm है ना, तो 8 mm हो जाएगा। फिर जाके देखो एंड द लेंथ ऑफ फ्रैक्चर इज 65 mm। तो लेंथ एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर कितना दिया आपने को, लेंथ एट टाइम ऑफ, क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ फ्रैक्चर, अरे लेंथ ऑफ फ्रैक्चर बोल रहे हैं डायरेक्टली, सॉरी सॉरी, ये क्या है, डायमीटर ऑफ फ्रैक्चर, डायमीटर ऑफ, हाँ डायमीटर ऑफ फ्रैक्चर सॉरी, और लेंथ ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है, मतलब फ्रैक्चर होने के बाद लेंथ, सॉरी पार्डन मी फॉर दिस मिस्टेक। तो ये कितना दिया आपने को, 65 mm, ठीक है। और फिर जाके बोल रहा है कि कैलकुलेट क्या करो, सबसे पहले परसेंटेज इलोंगेशन, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बोल रहा है कि परसेंटेज इलोंगेशन निकालो। तो देखो यहाँ पे इलोंगेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल लेंथ कितना है अपना, ये वाला हो जाएगा ना। तो ये देखो ओरिजिनल लेंथ माइनस, फिर यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ फ्रैक्चर ना, लेंथ ऑफ फ्रैक्चर परसेंटेज इलोंगेशन निकालने के लिए बोला है ना, सो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अपना, अरे यार सॉरी सॉरी पार्डन मी फॉर दिस मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ फ्रैक्चर ना, यहाँ पे देखो तबियत ठीक नहीं है मेरी, ठीक है, लेंथ ऑफ फ्रैक्चर माइनस ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कितना इंटू 100, सो लेंथ ऑफ फ्रैक्चर कितना बेटा अपना 65 ना, 65 माइनस ओरिजिनल लेंथ कितना अपना 50, फिर यहाँ पे डिवाइड बाय व्हाट 50 इंटू व्हाट 100 ना। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ रहा है, ये 15/50 इंटू 100 ना, सो 15/50 इंटू व्हाट 100। चलो तो ये टू जा, तो ये देखो ये कितना आ रहा है बेटा अपना 30% आ रहा है, फाइन। चलो नेक्स्ट देखो, रिडक्शन ऑफ क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। चलो तो अभी फिलहाल के लिए ये रफ कर लेता हूँ मैं। क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, रिडक्शन ऑफ एरिया ना। तो सेम प्रीवियस जैसा किया था वैसे, रिडक्शन ऑफ एरिया, परसेंटेज रिडक्शन ऑफ एरिया पूछा है ना, रिडक्शन ऑफ एरिया परसेंटेज, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एरिया परसेंटेज। तो यहाँ पे देखो क्या था अपना ओरिजिनल एरिया माइनस, अभी यहाँ पे क्या लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ फ्रैक्चर ना। तो यहाँ पे देखो एरिया एट, एरिया आफ्टर फ्रैक्चर ना। चलो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एरिया आफ्टर फ्रैक्चर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया ना। चलो फाइन, तो बहुत बच्चे बोलेंगे कि दिखता नहीं कुछ लिखते हो, ठीक है फाइन। तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल एरिया कितना अपना π/4 d² ना, मतलब कि 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये π/4 इंटू 10 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे देखो एरिया आफ्टर फ्रैक्चर कितना हो जाएगा, तो डायमीटर आफ्टर फ्रैक्चर कितना रहेगा 8² ना। तो ये देखो π/4 8², और फिर ये देखो π/4 10², और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100। चलो कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन ठीक है 0.785 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा अपना 78.5, और फिर ये माइनस और डिवाइड बाय 78.5, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ रहा है 0.785 इंटू 64, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 50.24, ठीक है। तो 78.5 माइनस ऑफ आंसर डिवाइडेड बाय 78.5, तो ये आ रहा है अपना 36%। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं देखो, बोल रहे कि अल्टीमेट एफ यू का वैल्यू निकालो, अल्टीमेट स्ट्रेस का वैल्यू निकालो। तो सी में मेरे को पूछे कि क्या करो आप एफ यू का वैल्यू निकालो। तो स्ट्रेस हमेशा किस में आ जाता है, ये तो अल्टीमेट स्ट्रेस है, तो ये किस में आ जाएगा न्यूटन पर एम स्क्वायर में। तो ये क्या रहेगा, लोड पर यूनिट एरिया ही रहेगा ना स्ट्रेस। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे। तो मैक्सिमम लोड हमें कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे हमारा अल्टीमेट लोड होता है वहाँ पे मिलता है ना। मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था इसके 20-25 मिनट पहले वाला वीडियो लेक्चर देख लो, फाइन। मैक्सिमम लोड हमें कहाँ पे मिलता था, जहाँ पे हमारा अल्टीमेट लोड
या फिर अल्टीमेट पॉइंट था वहां पे, फाइन, जहाँ पे हमारा पीक पॉइंट था, और उसको करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालते थे, अल्टीमेट स्ट्रेस ना। तो ये वैल्यू मुझे इन टर्म्स ऑफ लोड डालना पड़ेगा। तो आप देखो ये न्यूटन पर एम स्क्वायर में, तो ये कितना दिया आपने को, 70 किलो न्यूटन ना। तो 70 इंटू 10⁻³ और फिर देखो न्यूटन में कन्वर्ट किया, और ये देखो π/4 इंटू वॉट, इनका स्क्वायर ना। तो ये क्या हो जाएगा, mm² हो जाएगा, फाइन। चलो, सो 70 इंटू 10⁻³ और फिर डिवाइडेड बाय 0.785 इंटू 100। तो ये आ रहा है अपना कितना, 891.17 न्यूटन पर mm²। फिर जाके देखो क्या पूछ रहा है, हिल स्ट्रेस पूछ रहा है अपने को। तो देखो पिछला 20-25 मिनट पहले देखो यार, मैंने पढ़ा था, तो हिल स्ट्रेस भी अपने को किस में रहता है, न्यूटन पर एम² में। तो यहाँ पे देखो अपने को क्या दिया है, 0.2% ऑफ ऑफसेट दिया है ना, मतलब कि 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस या फिर 0.2% ऑफ ऑफसेट स्ट्रेस। ये क्यों देते हैं, क्योंकि हमें ये क्यों लेते हैं हम, क्योंकि हमको पता है अपने को यील्ड पॉइंट जब भी विजिबल नहीं रहता है या फिर बोलते हैं कि नॉट डिस्टिंक्ट रहता है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, 0.2% ऑफ ऑफसेट लेना पड़ता है, और फिर उसको करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालते हैं, यील्ड स्ट्रेस निकालते हैं। तो इसको करस्पॉन्डिंग लोड दिया है तो यही लेना पड़ेगा ना मुझे। तो आप देखो ये भी क्या हो जाएगा, लोड पर यूनिट एरिया रहेगा। तो आप देखो ये कितना है, 55 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एरिया, फिर से π/4 इंटू वट, इंटू 10 का स्क्वायर, और ये mm² हो जाएगा, फाइन। चलो, तो यहाँ पे देखो 55 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाय 0.785 इंटू 100, सो इट इज कमिंग अप टू बी 700.63 न्यूटन पर mm², फाइन। चलो, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है देखो, इफ E इज इक्वल टू 200 गीगा पास्कल। तो बोल रहा है कि E अपने पास कितना है बेटा, 200 गीगा पास्कल है, ठीक है। और बोल रहे हैं द इलास्टिक रिकवरेबल स्ट्रेन एट मैक्सिमम लोड पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, इलास्टिक रिकवरेबल स्ट्रेन एट मैक्सिमम लोड पूछ रहा है, ठीक है। एट क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम लोड, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम आपने को दिया हुआ है, फाइन। तो ये जो भी रहेगा ये स्ट्रेस रहेगा, और फिर यहाँ पे देखो इस एक्सिस के ऊपर स्ट्रेन रहेगा, फाइन। फिर जाके देखो ये वाला अपने को कर दिया है ना ऐसा, चलो फाइन। फिर यहाँ पे देखो ये जो भी रहेगा ये ऐसा आएगा ना, तो ये अपना ऐसा रहेगा, तो ये ऐसा कुछ ये फाइन। फिर जाके देखो हमें क्या दिया है, हाँ ये तो हमें हमेशा क्या बताता है, स्लोप बताता है। फिर जाके देखो ये भी लाइन हमेशा हमें क्या बताएगा, स्लोप बताएगा, फाइन। और फिर ये दिया है ना, चलो फाइन। और फिर ये अपना है प्लास्टिक स्ट्रेन ना, और फिर ये है अपना इलास्टिक रिकवरेबल स्ट्रेन, ठीक है। ये पूछा आपने भी, इलास्टिक रिकवरेबल स्ट्रेन, तो ये पूछा आपने, ठीक है बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। फिर जाके देखो क्या बोल रहे हैं, हाँ चलो, तो ये निकालने के लिए बोले ना। फिर यहाँ पे देखो ये अपना क्या रहता था, यील्ड स्ट्रेस रहता ना, यहाँ पे अपना क्या रहता था, यील्ड पॉइंट रहता था, और इसको करस्पॉन्डिंग अपना क्या रहता था, यील्ड स्ट्रेस रहता था। वीडियो लेक्चर देख सकते हो आप पीछे जाके। तो यहाँ पे देखो ये कितना रहेगा, Fy का वैल्यू यहाँ पे देखो निकाला है ना मैंने। तो यहाँ पे लोड कितना था मेरा, एट 0.2% ऑफ ऑफसेट 55 किलो न्यूटन था, और उसको करस्पॉन्डिंग क्या मिलता था मुझे, यील्ड पॉइंट मिलता था यहाँ पे, और इसी यील्ड पॉइंट को करस्पॉन्डिंग ये क्या रहेगा, यील्ड स्ट्रेस रहेगा। तो ये कितना अपना 700.63 न्यूटन पर mm² है, फाइन। फिर यहाँ पे देखो ये अपना क्या रहता था, अल्टीमेट पॉइंट रहता था, और यहाँ पे अपने को मैक्सिमम लोड मिलता था, और उसी अल्टीमेट पॉइंट के लिए, उसी मैक्सिमम लोड के लिए उसको करस्पॉन्डिंग ये जो भी वैल्यू रहेगा ये क्या रहेगा, अल्टीमेट स्ट्रेस वाला वैल्यू रहेगा। और ये कितना अपना 891 ना, 891.17 न्यूटन पर स्क्वायर, फाइन। चलो, तो पूछा है आपने को क्या, इलास्टिक रिकवरेबल स्ट्रेंथ। तो मुझे बोलो ये क्या रहेगा अपना, थीटा रहेगा ना। तो यहाँ पे देखो ये जो भी रहता है ये क्या है अपना tan थीटा, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था यार, देखो पहले ही बता दिया था, फाइन, 31-35 मिनट पहले। ये जो भी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, या फिर पहले 2 वाले वीडियो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। तो ये tan थीटा मतलब क्या है, सॉरी ये tan थीटा अपने को क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, और इसका स्लोप हमेशा क्या रहता है इस लाइन का, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो tan थीटा विल बी ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, ई ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपना ये देखो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको नाम दे दूं, यहाँ पे ए और फिर यहाँ पे बी और फिर यहाँ पे सी। तो tan थीटा तुम्हारा क्या रहता है, अपोजिट अपॉन व्हाट, एडजेसेंट ना, या फिर परपेंडिकुलर बाय व्हाट, बेस ना। तो सी बी बाय क्या हो जाएगा, ए बी ना। तो सी बी बाय क्या हो जाएगा बेटा, ए बी हो जाएगा। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अपने को दिया है कितना है, 200 ना। चलो फिर इसको मैं क्या कर लेता हूँ,
10⁻³ न्यूटन पर एम स्क्वायर में हो जाएगा ये। फाइन। तो गीगा पास्कल में दिया है ना, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एम स्क्वायर, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, मेगा पास्कल। तो यहाँ पे देखो सी बी कितना दिया है आपने को, सी बी कितना है यहाँ पे देखो ना, ये कितना है 891.17 ना, और फिर डिवाइडेड बाय ये वाला ए बी में निकाल सकता हो अभी, ठीक है निकाल सकता हो। तो यहाँ पे देखो ए बी कितना आ जाएगा तुम्हारा 891.17 न्यूटन पर वाट एम स्क्वायर ना, ये न्यूटन पर एम स्क्वायर में ना, न्यूटन पर एम स्क्वायर में। तो देखो बहुत सारे यार, तबियत ठीक नहीं यार। तो ये किस में तुम्हारा न्यूटन पर एम स्क्वायर। फाइन। तो डिवाइड बाय व्हाट 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर वाट एम स्क्वायर। फाइन। तो ये वाला और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 891.17 ना, 891.17 डिवाइडेड बाय 200, 1 2 3, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 4.45 ना। तो यहाँ पे देखो ये 4.45 इंटू 10⁻³ तो ये अपना वैल्यू किसका होगा, ए बी का होगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसका बेटा, अपना इलास्टिक रिकवरेबल स्ट्रेन का वैल्यू है। नेक्स्ट देखे देखो क्या पूछा है, इफ द टोटल स्ट्रेन एट द अल्टीमेट लोड इज 9%। तो बोल रहा है कि ये जो भी पूरा स्ट्रेन है बेटा, टोटल स्ट्रेन रहेगा ना, प्लास्टिक स्ट्रेन प्लस इलास्टिक रिकवरेबल स्ट्रेन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एट अल्टीमेट लोड ये जो भी टोटल स्ट्रेन है इसका वैल्यू अपने को कितना दिया है, 9% दिया है। तो यहाँ पे निकाल के देता हूँ। फाइन, में ठीक से कर लेता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी डी, यहाँ पे लिखो टोटल स्ट्रेन अपने को दिया है एट अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट लोड कितना दिया है, 9% दिया है। फाइन। तो बोल रहा है कि ये प्लास्टिक स्ट्रेन निकालो, वही पूछ रहा है ना। हाँ, प्लास्टिक स्ट्रेन निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो प्लास्टिक स्ट्रेन अगर मेरे को निकालना होगा, मतलब कि किसका वैल्यू निकालना, अगर मैं इसको ओ एम बोल लेता हूँ। चलो प्लास्टिक स्ट्रेन निकालने के लिए बोल रहे हैं ना, तो कैलकुलेट प्लास्टिक स्ट्रेन। बोल रहा है कि ये ओ ए का वैल्यू निकाल के दो। तो ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये ओ बी माइनस ओ बी माइनस ए बी करना पड़ेगा ना, ओ बी माइनस ए बी। ठीक है, तो ओ बी कितना है अपना 9% है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.09 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा। हाँ, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 0.0 10⁻³ ना, तो 0.445 लिख सकता हूँ ना। चलो माइनस ऑफ 0.00445, चलो तो 0.09 माइनस ऑफ, अरे यार तो ये कितना आ रहा है अपना 0.085। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते यार। अरे यार गलत किया क्या कुछ, एक मिनट। ये पहला वाला तो सही है ना, 4 पॉइंट, आप सही तो किया है। देखो 0. अरे यार सॉरी, हाँ बराबर थे ना 0.09। अरे हाँ, ये मैंने 0.9 लिया था इधर, ठीक है 0.00445, तो 0.08 आ जाएगा। ठीक है सॉरी 0.08, यहाँ पे मैंने 0.9 डाला था, 0.0855। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं यार। हाँ नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है यार, कहाँ पे गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्लास्टिक स्ट्रेन। तो यही है क्या, चलो ठीक है फाइन। तो यहाँ पे मैं अभी ये रफ कर लेता हूँ, फिर से डायग्राम नहीं निकालना, ठीक है। समझरा चलो तो अभी ये रफ कर लेता हूँ, यही क्वेश्चन है ऐसा ही, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, रफ कर लेता हूँ। चलो इसको भी मैं
तो क्या बोल रहे हैं, ये प्लास्टिक स्ट्रेन और फिर ये इलास्टिक रिकवरेबल स्ट्रेन है, ठीक है, या फिर इलास्टिक स्ट्रेन दिया है ना यहाँ पे, इसको यहाँ पे इलास्टिक स्ट्रेन दिया है, फाइन। देखो, और फिर इसको करस्पॉन्डिंग अपने को स्ट्रेस दिया है ना, इसको करस्पॉन्डिंग अपने को स्ट्रेस दिया है कितना, 510 ना, सॉरी 510 मेगा पास्कल। फिर जाके देखो क्या पूछ रहा है कि ई आपने को दिया है 250 गीगा पास्कल, तो यहाँ पे देखो यही क्वेश्चन है दूसरा वाला, ठीक है। ई आपने को दिया है, गिवन लिख लेता हूँ, ठीक है। ई आपने को दिया है 250 गीगा पास्कल और बोल रहा है, और ये अपने को यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो भी पॉइंट है, इसको नाम दिया है ना मैंने सी, ये अनलोडिंग पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। और ई आपने को इतना दिया है, तो बोल रहा है कि क्या निकालो, इलास्टिक स्ट्रेन निकालो, और फिर जाके देखो ये वाला वैल्यू अपने को 0.078 दिया है, ये वाला पूरा जो भी वैल्यू है ये कितना दिया अपने को, 0.078 दिया है, फाइन। और बोल रहा है कि इलास्टिक स्ट्रेन निकालो, तो यहाँ पे देखो tan थीटा इज इक्वल टू, फिर से क्या हो जाएगा अपना स्लोप उस लाइन का क्या देगा, ई देगा ना, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, ये ए बी, और फिर यहाँ पे देखो ये, सॉरी ये क्या अपना बी सी ना, अपोजिट अपॉन व्हाट, एडजेसेंट, तो एडजेसेंट कितना अपना ए बी ना, तो यहाँ पे देखो इलास्टिक स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे देखो कैलकुलेट इलास्टिक स्ट्रेन, तो ये वाला वैल्यू आपने को निकालने के लिए बोला ए बी, तो यहाँ पे देखो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, बी सी बाई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा ना, तो बी सी कितना है अपना, हाँ ये देखो बी सी कितना अपना 410 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ना। फिर यहाँ पे देखो ये गीगा पास्कल का न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेगा पास्कल में, तो 250 इंटू 10⁻³ से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके ये किस में आ जाएगा, मेगा पास्कल, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फाइन। तो यहाँ पे देखो 250, चलो 510 डिवाइडेड बाई 250, 1 2 3, चलो तो ये कितना आ रहा है, 2.04 इंटू 10⁻, ये पूरा आपने को दिया है ना 0.078 दिया है, फाइन, तो ये यहाँ पे लिख लो, ये पूरा आपने को दिया है 0.078, यहाँ पे दिखा दिया था ना मैंने, चलो फाइन। सो कितना आ रही है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 0.002, फाइन, 4 भी कर लो, चलो। तो फिर जाके देखो अभी ये निकाला है मैंने, इलास्टिक स्ट्रेन कितना है बेटा अपना, 0.00204, चले। फिर अभी प्लास्टिक स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं ना, तो चलो प्लास्टिक स्ट्रेन को मैं क्या लिख लेता हूँ, ओ ए, तो ओ ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओ बी माइनस ए बी ना, ओ बी माइनस वॉट ए बी, तो यहाँ पे देखो ओ बी कितना है तुम्हारा, 0 पॉइंट कितना था अभी तो लिखा था, हाँ 0.078 ना, 0.078, चलो। और फिर जाके देखो ए बी कितना है तुम्हारा, इलास्टिक स्ट्रेन कितना है, 0.00204, खत्म। तो यहाँ पे देखो 0.078 माइनस ऑफ 0.0204, तो ये आ रहा है कितना अपना 0.075, ठीक है, ओ ए, ओ ए, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है अपना 0.075। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते यार, रहेगा यहाँ पे, चलो क्या बोल रहे हैं, जो भी तुम्हारा स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन है बेटा वो 0 दिया है, फाइन अपने को, और फिर जाके बोल रहे हैं स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, सॉरी स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन कितना दिया अपने को, ये भी कितना दिया बेटा, 0 दिया है। फिर टेक सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई एज फाइनाइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, तो अपने को बोला है स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन मतलब कि एप्सिलॉन जेड का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन सिग्मा एक्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो, तो बोल रहा है कि ये जो भी तुम्हारा स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन है उसको इन टर्म्स ऑफ क्या निकालो आप, स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन सिग्मा एक्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड अपने को पॉइजन रेशियो के टर्म्स में निकालने के लिए बोले, फाइन। तो यहाँ पे देखो अगर मेरे को एप्सिलॉन जेड निकालना होगा मतलब कि ये है ना, दैट इज नथिंग बट ये, फाइन। तो देखो ये क्या रह सकता है हमारा, आपको पता है कितनी बार तो बोले मैंने ना, सिग्मा जेड म्यू ऑफ व्हाट, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये एप्सिलॉन जेड यहाँ से क्या आ जाएगा अपना सिग्मा जेड, अपने को ये तो डायरेक्टली 0 दिए है ना, चलो फाइन। तो ये देखो ये माइनस ऑफ म्यू और फिर ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा ना, तो आ गया ना फिर, नहीं बट इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एक्स बोला है ना, तो देखो यहाँ पे अगर मैं सिग्मा इन टर्म्स ऑफ ये और ये बोला है ना चल फाइन। तो यहाँ पे देखो सिग्मा वाई निकाल सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन मुझे पता है क्या रहना चाहिए, सिग्मा वाई माइनस ऑफ म्यू सिग्मा जेड माइनस ऑफ म्यू सिग्मा जेड प्लस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय क्या ई ना,
स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन तो हमें कितना दिया है, 0। फिर जाके देखो सिग्मा वाई दिया है क्या, हाँ तो नहीं, ये तो निकालना है ना मुझे, सिग्मा वाई फाइन माइनस यहाँ पे देखो क्या दिया है कि कुछ और, सिग्मा जेड अपने को 0 दिया है ना, तो ये म्यू ऑफ सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई का ई हो जाएगा ना, तो ये ई इधर आ जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ये देखो सिग्मा वाई माइनस ऑफ म्यू सिग्मा एस, फिर यहाँ से देखो सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्या, म्यू ऑफ सिग्मा एक्स ना, तो म्यू ऑफ क्या हो जाएगा, ये सिग्मा एक्स हो जाएगा फाइन। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू मैं इधर डाल लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू, सॉरी माइनस है ना, तो सिग्मा एक्स प्लस म्यू ऑफ सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा ना, तो माइनस ऑफ म्यू, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, वन प्लस सिग्मा, सॉरी वन प्लस क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू ना, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई ना, तो ये आ गया अपना स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। देखो ना, ये सिग्मा एक्स इंटू वन सिग्मा एक्स और ये म्यू इंटू सिग्मा एक्स ना, तो डिवाइड बाई ई, खत्म। और यहाँ पे क्या बेटा अपना माइनस साइन है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लूँ, बराबर तो किया ना, हाँ बराबर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ठीक है। देखो क्या क्या बोल रहे, देखो फाइंड द मॉडल्स ऑफ रेजिलेंस एंड मॉडल्स ऑफ स्टफनेस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या निकालने के लिए बोल रहा है अपने को, कैलकुलेट मॉडल्स ऑफ रेजिलेंस एंड मॉडल्स ऑफ टफनेस ना, ये निकालने के लिए बोल रहा है मेगा जूल पर मीटर क्यूब में ना, इसमें निकालने के लिए बोल रहे हैं मेगा जूल पर मीटर क्यूब। तो इसको मैं कैपिटल से ज़्यादा दिखा देता हूँ, मेगा जूल पर मीटर क्यूब, और अपने पास एक डायग्राम दिया है फाइन। चलो तो फटाक से निकाल लेते हैं। चलो ये दिया है ना ऐसा कुछ, तो ये देखो, और फिर यहाँ से ये खत्म, फिर यहाँ पे देखो ये यहाँ से गया, चलो फाइन, ये यहाँ पे गया और फिर ये यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे आया, और फिर अपने को, हाँ चलो चल फाइन, थोड़ा ये अपने को दिया हुआ है। चलो फिर तो यहाँ पे देखो कितना दिया है, 0.2%, 2%, 4% और 6%। 0.2% स्ट्रेन, 2%, 4% और यहाँ पे अपने को 6% दिया है फाइन। फिर जाके देखो अपने को क्या दिया है, 150, 180 एंड 200 मेगा पास्कल दिया है फाइन। चलो ये वैल्यू अपने को दिया है 200। फिर यहाँ पे देखो कुछ क्या दिया है यार, 150 ना, तो ये 150, फिर ये वाला देखो, और फिर जाके क्या दिया अपने को, ये वाला भी दिया है, ठीक है, और फिर ये भी वैल्यू अपने को दिया है। तो इसको करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस अपने को कितना दिया, 150, 180 और 200। 150 MPa, यहाँ पे 180 MPa, और फिर यहाँ पे अपने को कितना दिया है, 200 MPa दिया है फाइन। तो बोल रहे हैं कि क्या निकालो आप, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस और मॉडल्स ऑफ क्या निकालो बोल रहे हैं, टफनेस निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है चलेगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रेन और फिर यहाँ पे देखो ये स्ट्रेस, तो यहाँ पे देखो मुझे पता है, सबसे पहले तो इजी वाला निकाल लेता हूँ मैं, मॉडल्स ऑफ रेजिलेंस। सो मॉडल्स ऑफ रेजिलेंस क्या रहता है अपना, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन करना, क्या रहता है, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन व्हाट, इलास्टिक लिमिट ना, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे देखो ये यही हमारा क्या हो जाएगा, अभी इलास्टिक लिमिट हो जाएगा ना, तो उसको करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस कितना दिया आपने को, 150 मेगा पास्कल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो एरिया अंडर, इसका एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, देखो पिछला वाला वीडियो लेक्चर, पिछला वाला मतलब कि इसके पहले 50 मिनट पहले देखो, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू वॉट, बेस इंटू वॉट, हाइट ना। चलो हाफ इंटू बेस कितना अपना 0.2% है ना, तो यहाँ पे देखो ये 0.2, और फिर डायरेक्टली परसेंट में वैल्यू दिया है, क्या किया है इन्होंने, हाँ तो परसेंट में दिया है 0.2%, मतलब इसको क्या लेके चलूंगा मैं,
डिवाइड बाय 100 और इनटू हाइट कितना है इसका 150 ना, तो यहाँ पे देखो ये 150 चलेगा। तो ये किस में आ जाएगा डायरेक्टली अपना मेगा जूल पर मीटर क्यूब में ही आ जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है ये 0.2 डिवाइड बाय 100 इंटू 0.5 इंटू 150, so it is coming out to be 0.15 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। चल फाइन, सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। फिर जाके देखो बोल रहा है कि अपने को मॉडल्स ऑफ टफनेस, तो मॉडल्स ऑफ टफनेस मतलब क्या, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ना, एरिया अंडर व्हाट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बराबर, ये आपने को बोला है। तो ये अपना पूरा एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या रहेगा बेटा, मॉडल्स ऑफ टफनेस रहेगा ना, टिल फ्रैक्चर बराबर है, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टिल फ्रैक्चर पॉइंट, उसको हम क्या बोल लेते हैं मॉडल्स ऑफ टफनेस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, तो बी में क्या निकालने के लिए बोला है मॉडुलस ऑफ टफनेस ना, तो ये क्या रहता है मेरा अपना एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टिल फ्रैक्चर पॉइंट ना, ये मैंने आपको बता दिया था। फाइन, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो इसका एरिया मैंने निकाल दिया था, कितना है बेटा, इसका एरिया कितना है, चलो देखो 0.15 था बराबर, ठीक है। फिर जाके देखो अभी इसका निकालूंगा, तो यहाँ पे देखो अगर इसका निकालना होगा, ये कैसे दिख रहा है मेरे को रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है ना, तो लेंथ इंटू क्या करूंगा विड्थ करूंगा ना मैं, ठीक है फाइन। तो यहाँ पे देखो ये 150 इंटू क्या करूंगा मैं, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे देखो 0.2% ना, तो 2 माइनस क्या 0.2, सो इट इज कम आउट टू बी 1.8 ना, तो यहाँ पे देखो ये 1.8% फाइन, ये वाला डिस्टेंस, तो ये इंटू ए करूंगा तो ये एरिया मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो पूरा लेना पड़ेगा ना, चलो क्योंकि इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टिल फ्रैक्चर पॉइंट ना, तो फ्रैक्चर पॉइंट हमारा यहाँ पे रहेगा लास्ट में बराबर है। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ रहा है मेरा, अलग से निकालू, ये वाला देखो ये वाला, ये कितना आ रहा है अपना 150 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 100 ना, सो 1.8 डिवाइड बाय 100 इंटू 150, ये 2.7 आ रहा है खत्म। फिर यहाँ पे देखो ये कैसे दिख रहा है मेरे को, ट्रेपेजॉइड की तरह दिख रहा है ना, तो ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या रहता है, इसका एरिया तो ये निकाल लिया मैंने, अभी इसका एरिया निकालूंगा, तो ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या रहता है तुम्हारा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ना, तो यहाँ पे देखो ये कितना है 150 ना, तो ये 150 प्लस ये दूसरा वाला पैरेलल साइड कितना रहेगा अपना 200 ना, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो यहाँ पे देखो ये 4 - 2 ये कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा, ठीक है, तो इंटू क्या हो जाएगा ये 0.02 हो जाएगा। चलो फाइन, चलो फिर यहाँ पे देखो 150 प्लस 200 इंटू 0.5 इंटू 0.02, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 3.5 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। ये भी कितना आ रहा था अपना 2.7 ना, इसका एरिया यहाँ पे लिख लो 2.7 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। फाइन, तो ये देखो ये कितना है अपना 3.5। फिर जाके देखो और एक रहेगा ना, इन सबको जोड़ना पड़ेगा ना, तब जाके मैं एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टिल फ्रैक्चर पॉइंट निकाल सकता हूँ। तो ये वाला फिर से देखो यार, अगर मेरे को इसका निकालना एरिया तो इसका भी सेम ट्रेपेजॉइड की जैसे दिख रहा है ना मेरे को, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये वाला कितना अपना 200 और फिर ये वाला कितना अपना 180 ना, सो यहाँ पे देखो 200 प्लस 180 और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है बेटा, ये फिर से कितना अपना 2% है। फाइन, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा इंटू 0.02 हो जाएगा, सो 200 प्लस 180 इंटू 0.5 इंटू 0.02, तो ये 3.8 आ रहा है। तो यहाँ पे जोड़ लेता हूँ मैं, तो ये देखो ये कितना आ जाएगा प्लस 0.15 प्लस 2.7 प्लस 3.5 तो 0, अरे यार गलत किया कुछ, तो 1 मिनट 3.8 प्लस 3.5 प्लस 2.7 प्लस 0.15, तो 10.15 मेगा जूल पर मीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। चलो फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट तो नहीं है ना, तो इतना ही क्वेश्चन है। फाइन, चलो तो यहाँ पे देखो आपने को पूछा है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस मुझे पता है एरिया ऑफ स्ट्रेस, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टिल क्या इलास्टिक पॉइंट, और मॉडुलस ऑफ टफनेस मतलब क्या रहता है एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टिल व्हाट दिस फ्रैक्चर पॉइंट ना, तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस मतलब इतना एरिया, और मॉडुलस ऑफ टफनेस मतलब क्या पूरा एरिया लेना पड़ेगा ना मुझे। चलो सो चलो ये तो हमारा जो भी अपना है
मॉड्यूल नंबर 1 इसका लास्ट लेक्चर था, तो कल से हम क्या करेंगे, मॉड्यूल नंबर 2 भी जो भी रहेगा अपना डिफॉर्मेशन ऑफ बार्स, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फाइन। सो फिलहाल के लिए तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। सो गुड नाइट।